सभी अध्यापक गणों को राम राम। कैसे हो आप सभी? अच्छे हो? चलो व्यवस्थित हो जाओ पहले, तब बातें करेंगे। नोटबुक वगैरह तो बंद कर लो, पढ़ के आए हो सारी चीजें आप। तो आप में से कुछ चेहरे तो जाने पहचाने दिख रहे हैं। एसी ऑन करवाएं भाई, तापमान बढ़ा हुआ है अध्यापकों का, जल्दी से एसी ऑन करो। तो कैसे हो आप, पहले ये बताओ। अच्छा, कौन कौन से बैच बैठे हैं इसमें ये बताओ। ग्रेड 3 वाले अध्यापक गण हो सभी? कोई बात नहीं, शायद मेरे को लग रहा है 2-3 बैच मिक्स बैठे हुए हैं आप सभी। एक ही है? चलो 2 3 4 1 जो भी है, बैठे तो हो ना? बस तो बैठे रहो। पीछे वाले अध्यापक गण, आवाज पहुंच रही है सभी के पास? नहीं आ रही? पर ऐसा कैसे सुन पा रहे हो, आ रही है कि नहीं आ रही है? चलो बैठ जाओ भाई। क्लास लाइव क्लास है क्या? ऑफलाइन बैची है? फिर तो बंद कर लो कॉपी। कैसे हो आप? मैडम जी कह रहे हैं क्यों? अभी लिखाएंगे तभी तो काम आएगी ना, बिना लिखाए क्या काम आएगी? आपकी क्लास का लगाना हुआ, यानी आपके बैच मेरी क्लास का लगना हुआ, और रात को ही मैं चोटिल हो गया। माइनर सा फ्रैक्चर है उसमें, आज प्लास्टर आपकी क्लास के बाद जाऊंगा। मैं एक बार तो छुट्टी कर रहा था, पर मैंने अध्यापक गण है, आंदोलन ले आएंगे, तो उस आंदोलन से बचने के लिए मैं चलो मैं चाहे पेन किलर लूं, चाहे इंजेक्शन लगवाऊं, बैठ के आऊंगा 2 घंटे। तो आज मैं आपसे बातें करने आया हूं, आपकी बातें, क्योंकि आज तक आप सिर्फ पढ़ते आए हो, बातें नहीं आई हमारे को। आई क्या? अगर बातें किए भी होंगे तो अध्यापकों ने आपको बाहर निकाल दिया होगा, या फिर आपको डांट दिया होगा, 4-5 बातें सुना दी गई होंगी। ऐसा कुछ हुआ क्या? अच्छा, कितना समय हो गया आपके बैच को चलते चलते? कितने? अच्छा, कितने सब्जेक्ट लगभग पूरे हो चुके हैं? चलो सुन लिया मैंने। देखो, मैं आप सभी की बातें सुनूंगा। नारी शक्ति बैठी है इधर, इधर हमारे और अध्यापक गण बैठे हैं, सारी बातें सुनेंगे। पर पहले आप मेरी बातें सुनो थोड़ी देर, फिर मैं आपकी सुनूंगा। क्योंकि जिस विषय में मेरी क्लास लगाई गई है, उस विषय का आपसे कोई लेना देना नहीं है। ये देख, सिलेबस में है तभी तो लगाई गई है। हाजी क्या कह रहे हो? हाजी नमस्कार। मैं पहले ही कर दिया था, लोग खड़े होकर कर देता हूं एक बार। सभी को नमस्कार। आपके सम्मान में मैं खड़ा हूं, आप काहे परेशान होते हो बताओ? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, अभी आराम से बैठेंगे, खड़े होंगे, सारी चीजें करेंगे। हाँ जी, इधर से कुछ कह रहे थे? नहीं, बैठे आप हो, कोई दिक्कत? बैठ जाऊंगा अभी, कोई दिक्कत नहीं, घबराओ मत, मरूंगा नहीं। आपको पढ़ाए बिना कहीं नहीं जाने वाला। सिलेबस की टेंशन है तो सिलेबस को अलमारी में रख दो, टेंशन खत्म। जीवन में आपको सबसे कठिन कार्य क्या लगता है? पढ़ना। तो अलग अलग विचारधारा है। पानी पी लेता हूं पहले। बैठ जाओ अध्यापक महोदय। तो सुनिएगा सभी अध्यापक गण। अरे बिठा ले भाई, बिठा ले इन बेंचों पर। अरे कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूं इनको, मैं समझा रहा हूं, मुझे पता है। तो आपके बैच की देखो, सबसे पहले मेरे को प्रशंसा तारीफ की गई थी। बहुत प्यारे बच्चे हैं जो कि दिख रहे हैं, सभी अच्छे हैं, समझदार भी हैं,
एसी या तो वैसे हो जाता है नीचे, नहीं तो हाथ से यूं भी कर देते हैं। इतने भी समझदार हैं। मैं पानी पी लूं पहले थोड़ा सा। कोई बात नहीं, जयकारे वैकारे चलते रहेंगे। सुनो पहले आप, मैं पहली बात तो आप लोगों के ऊपर बिल्कुल गुस्सा करने वाला नहीं हूं, क्योंकि आप कितनी ही शरारतें कर लेना, मैं कुछ कहने वाला आपको नहीं हूं। पूछो क्यों? क्योंकि यही समय आगे चल के आप पता नहीं कैसी कैसी परिस्थितियों में फंस जाएंगे। ये हंसते खिलते चेहरे, जो मुस्कुराते हुए आपके जो कमल रूपी आपके जो चेहरे हैं, जो भी हैं, ये जो अभी प्रसन्न चित्त मुद्रा में हैं, मैं चाहता हूं आप हमेशा ऐसे ही खुश रहें। पढ़ाई वढ़ाई तो देखो करते ही आ रहे हैं, आधी उम्र तो गई, आधी और चली जाएगी नौकरी लगने के बाद। घबराए नहीं। ये ग्रेड सेकंड की भर्ती परीक्षा चल रही है, तो अब तो समझ में आ गया ना कि जो मास्टर पढ़ाते हैं उससे बाहर भी पढ़ना होता है। या अभी नहीं आया? आ जाना चाहिए, नहीं तो ग्रेड थर्ड में पता लग जाएगा कि जो अध्यापकों ने पढ़ाया उससे भी एक्स्ट्रा अपने को पढ़ना है। बहुत अच्छी बातें बताने वाला हूँ। पढ़ाई वढ़ाई तो करा देंगे, लिखा देंगे। आपको ये तो पता ना कि मेरी किस विषय में क्लास लगी है? नहीं पता? चलो आगे अध्यापक गण कह रहे हैं कि आप पढ़ाते क्या हो? पढ़ाई। मैं भूगोल विषय का अध्यापक हूं, तीनों ही पार्ट पढ़ाता हूं, और बता देता हूं आपको थोड़ा सा मेरा परिचय, क्योंकि वो पेपर में आएगा आपके। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है वो, तो वहां से तो आना ही आना है। तो भूगोल का मास्टर हूं, रीट L1 वालों को ईवीएस भी पढ़ाता हूं, और एक कोई सामान्य ज्ञान में आपके ज्योग्राफी के टॉपिक दे रखे हैं, वो नाम दे दिया सामान्य ज्ञान। अब उसमें खिलाड़ी हैं, कुछ योजनाएं हैं, तो कुछ अध्यापक आज पढ़ा के चले गए, पेपर जनवरी में होएगा, अगले महीने में 5 योजनाएं आ गई नई, और उनमें से आया मास्टर ने पढ़ाया, उनमें से नहीं आया, तो जिम्मेदार आप हो। करंट वाले पोर्शन से जोड़ करके कई सारी चीजों को एग्जामिनर पूछने लगा है। बैठ जाएं सभी। बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख करके, और 2 घंटे पूरा पकाने वाला हूं मैं आपको। तो पहले तो आप सुनिएगा, जो सामान्य ज्ञान में कोई 2-3 टॉपिक आते हैं, आपके फ्लैगशिप योजना शायद मैडम जी करवा दी है आपको। अब 2 ही बिंदु बचे हैं आपके, एक तो कोई अनुसंधान केंद्र बच रहे हैं, एक बच रहा है कोई राजस्थान के कोई पक्षी पशु वृक्ष पुष्प, 2-4-5 बातें। जानवर कह देता हूं पशु को, आप कहो तो एनिमल बोल दूं। अब देखिएगा, एक वाइल्ड लाइफ और एक आपके जो पालतू मवेशियों में रहेगा। तो काफी सारी चीजें, और इन सारी चीजों को व्यवस्थित रूप से आप पढ़ चुके हो, केवल 1 या 2 बातों को छोड़ के। अभी आपको लगेगा आज क्लास लगी, आप कहो तो मैं आज ही पूरा करा दूं, या 2 दिन क्लास लूं? बताओ। हाँ आ रही है। अरे बराबर आवाज आ रही है। ऐसी ध्वनि निकालने की आवाज की जरूरत पड़ेगी जीवन में एक बार, तब काम आएगी, अभी कोई काम की नहीं है। तो देखो, थोड़ी बहुत पढ़ाई की बातें तो करेंगे, उससे पहले मैं लिख तो दूं कुछ इस पे। विषय आपके सामान्य ज्ञान, और इस सामान्य ज्ञान के अंतर्गत एक आएगा आपके राज्य के प्रतीक चिन्ह आता है। क्या आता है? प्रतीक चिन्ह आता है। ये हिंदी वाले देख लेना सही लिखा है कि गलत। और एक आते हैं रिसर्च सेंटर, अनुसंधान केंद्र। अनुसंधान केंद्र। अब देखिएगा, अपन बात करें इसमें नेक्स्ट, तो प्रतीक चिन्हों की बात करेंगे। तो पहले तो ये बताओ आप कि आपका जो बैच है इसमें भूगोल कंप्लीट, देखो जोर से नहीं बोलना क्योंकि मैं सुना ही देता है। ऊपर नीचे भी क्लासरूम चल रहे हैं, अभी कोई बाहर से आके आपको कुछ बोले या मेरे को बोले सर आपकी क्लास में बच्चे आवाज कर रहे हैं, तो पहली बात तो आप बच्चे नहीं हो, सभी बराबर के भाई बहन हो रखे हो ना, और समझदारी बनती है, आवाज करना भी बनता है कभी कभी, कोई बड़ी बात नहीं है।
पर ऑल टाइम ही आप आवाज करो तो वो थोड़ा सा ऊपर वालों को नीचे वालों को अनकंफर्टेबल फील होता है। मेरे को तो कोई आपत्ति नहीं, आप अगर ज्यादा आवाज करोगे मैं चुप बैठ जाऊंगा थोड़ी देर, फिर आप ही चुप हो जाओगे, इस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। हाँ कई तो होते हैं लाल पीले हो जाते हैं, मैं तो हुई शुरू से काला, तो काला ही रहूंगा। ऐसे मत कियो, एक साथ वो जयकारे मत लगाओ, है ना। अपनी क्लास की आवाज अपनी क्लास के अंदर, बाहर वालों को पता ही नहीं होना चाहिए अंदर क्या चल रहा है, सीधी सी बात ये। किसकी ओढ़ नहीं होती। देखो सारे सर अच्छे हैं, कोई सर खराब नहीं है, और कोई सर आपका जीवन पार करने वाला नहीं है, ना कोई अपनी कमाई आपको खिलाने वाला है। सारे सर अच्छे हैं, सभी अध्यापक महोदय, क्योंकि आप भी एक अध्यापक हो। कई बार बैच में जाते हैं, क्लास में बच्चे ज्यादा हाहू करते हैं, मैं उनको एक ही बात कहता हूं कि ऊपर वाले से प्रार्थना है कि जल्द से जल्द आप अध्यापक बने और आपको अपने ही लक्षणों के स्टूडेंट मिले, तब आपको अपने आप पता चल जाएगा कि अध्यापक को किस तरीके का फील होता है, अनुभव होता है यहाँ पर। क्योंकि स्ट्रेस बहुत बड़ी चीज होती है, एक तो प्रेशर होता है अध्यापक के ऊपर, यहाँ पोडियम पे खड़े होके आपके जैसे हजारों बच्चों को अध्यापक पढ़ा रहे हैं, आपका भविष्य कहीं ना कहीं जो अध्यापक पढ़ा रहा है कहीं ना कहीं उस पर टिका हुआ है। अगर एक लाइन भी वो अच्छे से एक्स्ट्रा लिखा के जा रहा है और वही एग्जाम में आ गई तो पढ़ना सार्थक है, अदरवाइज इतना बड़ा टॉपिक लिखा, एक भी प्रश्न उसमें से नहीं आया वो उसमें से नहीं आया, तो फिर वो पढ़ना और पढ़ाना दोनों निरर्थक है। तो कई सारी चीजें हैं, शांतिपूर्वक पढ़ते हुए पढ़ेंगे, और जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं ना, प्रतीक चिन्ह और अनुसंधान केंद्र ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, तो एक दो बातें नहीं मिलेंगी और आप खुद एक्सेप्ट करोगे हाँ पढ़ लिया, या फिर आगे पढ़ा दिया जाएगा अदर सब्जेक्ट में आपको। तो टेंशन मतलब मैं आया हूं तो कुछ ना कुछ लिखा के जाऊंगा, पढ़ा के जाऊंगा, और आपको डांटने वाला वापस रिपीट कर रहा हूं बिल्कुल नहीं हूं। बीच में हाहू मत करना, मैं खुद ही ऐसा दूंगा। और मेरे को आप में से मोस्टली शायद कोई एक दो जना जानता होगा, बाकी जानते नहीं है, क्योंकि मैं अज्ञातवास काट के आया हूं थोड़े दिनों का। तो आप जानते हो पीछे हाथ खड़ा कर रहे हैं, गुंडा तो नहीं हो ना, बस तो फिर इतना ठीक है। पानी पी लूं क्या? तो देखो ये जो गिलास है ये ट्रांसपेरेंट पारदर्शी, ये देखो नहीं कौन कौन कर रहा था, पानी तो पी रहा हूं, पानी तो पीने दो भाई। देखो आपको एक बात बताता हूं, पढ़ाई बढ़ाई होती रहेगी, दो टॉपिक है, चाहूं तो अभी आधे घंटे में करा के चला जाऊं, पर मैं चाहता हूं कि एक दो दिन आपके साथ गुजारूं, ताकि कम से कम 2 से 4 में आपको नींद नहीं आए। तो सुनिएगा, ये हाँ गिलास की बात चल रही थी, तो ये तो बताए ना कि संस्थान ने ट्रांसपेरेंट या पारदर्शी क्यों रखा है गिलास को, ताकि आपके मस्तिष्क में कोई भ्रम पैदा न हो कि ये मास्टर इसमें पीते क्या है। अगर ये ऐसा होता दिखाई नहीं देता तो आपके मस्तिष्क में भ्रम होता कि पीता क्या। कई तो यहाँ आगे वाले उठ के देख के जाते पीता क्या है इसमें, और किसी ने सच कहा है, हकीकत भी है, भ्रम को बोलते हैं लोकल में वहम। कहते हैं ना कि नजर का ऑपरेशन है, नजरिए का ऑपरेशन संभव नहीं है, और सामने वाला हमें किस नजर से देख रहा है, घूर रहा है, वो एक बार में पता लग जाता है। मानव दृष्टिकोण बहुत बड़ा होता है। कहते हैं कि अध्यापकों को पता है कि आपके मन में क्या चल रहा है, तो आपको भी पता है कि हमारे मन में क्या चल रहा है। पता है कि नहीं पता है बताओ? तो सामने वाले को पता रहता है कि सामने वाला हमें किस नजर से देख रहा है, नजरिया क्या है, सारी चीजें। बस एक चीज याद रखिएगा, क्लास में बैठे हो, इधर नारी शक्ति बैठी है व्यवस्थित रूप में, आप बैठे हो, ये किसी ना किसी की बहन है, भले आपकी बहन इनमें से ना हो, पर हमारी भी बहन है, कहीं ना कहीं बैठ के पढ़ रही है। तो एक अच्छा इंसान जीवन में जरूर बनना है। मेरे से कुछ नहीं मिलेगा सीखने को आपको, बस यही है 2-4 अच्छी बातें, और वो आती हैं आपको, बस वो क्या थोड़ा अंदर दबी पड़ी है, वो थोड़ा आपको हनुमान जी की तरह शक्तियां याद दिलानी पड़ती हैं कि आप भी एक अच्छे इंसान हो। तो ऐसा कोई कमेंट नहीं करना ताकि सामने वाले को आहत हो, यानी कि उसके क्या है, मन को ठेस पहुंचे। जरूरी नहीं है गाली दे करके, हाथापाई करके ही आप ठेस पहुंचाओ। सामान्य ज्ञान लिखा है ना, तो सामान्य ज्ञान में ये बातें आती हैं, तो आपको सुननी है। हाँ हाँ जी, आप क्या बातचीत कर रहे हो, इनका सामान्य ज्ञान देख लेता हूं, कोई बात नहीं, सुनो। तो ऐसी कोई भी कमेंट्स या फिर ऐसी कोई वल्गर बातें नहीं करनी है, डबल मीनिंग की कोई बातें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है हम एक ही समाज से आते हैं और समाज में कहीं ना कहीं टकराव होता रहेगा। कई बार क्या होता है, कई मन चले होते हैं, कहते हैं छेड़खानी कर दी, कुछ गाली दे दी, नारी शक्ति जा रही है, अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। अरे भाई, इतना अच्छा इंसान बनो सामने वाला आपके ऊपर ट्रस्ट कर सके, सबसे बड़ी बात।
क्योंकि आप सोचो, खुद एक बार कल्पना करो, इमेजिन करो, आप मार्केट में जा रहे हो, सिस्टर अपने साथ में, और कल को वहां पर कोई रास्ते में चलते हुए गाली दे दे या कुछ अनकंफर्टेबल वल्गर बात बोल दे, असहज महसूस करो कि कुछ नहीं कर सकते, लड़ाई झगड़ा भी नहीं कर सकते आप। तो इसीलिए अपने को हमेशा एक अच्छा इंसान जरूर बनना है जीवन में, क्योंकि नौकरी भी लग जाएगी, जरूरी नहीं है कि आप नौकरी, आपने सोच रखा है कि नौकरी लगने के बाद हमारे जीवन में सुख ही सुख है। पैसा कमाने के बाद भी लोगों के जीवन में सुख नहीं है। कई को आपने सुसाइड करते देखा होगा, कई को आपने नौकरी छोड़ते हुए देखा होगा, कई को आपने पूरा बिजनेस छोड़ के अरबों खरबों रुपए का संन्यास के मार्ग पर जाते हुए देखा होगा। तो निश्चित समय तक हमें अभी लग रहा है कि हमारे पास नौकरी नहीं, नौकरी भी आ जाएगी, पैसा भी आ जाएगा, पर मानसिक शांति जिस दिन नहीं है ना, उस दिन कुछ नहीं है। कई लोग हताहत होकर के कुछ सुसाइड अटेम्प्ट्स कर लेते हैं, कोई लटक के, खा के, पी के, कूद के जान दे रहा है। अरे जान क्यों देनी है? नौकरी से हमारा भविष्य तय नहीं होगा भाई। नौकरी नहीं लगी तो कुछ और कर लेंगे। जिंदा रहे तो जीवन में हो सकता है कि नौकरी से भी ज्यादा अच्छा कर सकते हो। अब वरिष्ठ अध्यापक के पेपर हो रहे हैं, पेपर फर्स्ट में 40% मार्क्स लाना पेपर फर्स्ट में भारी बात हो रही है। सब्जेक्ट अच्छे से आता है, 150 में से 140 सही करने की वो क्षमता रखते हैं, कैपेसिटी है उनके अंतर्गत, बट फर्स्ट पेपर क्लियर नहीं हो रहा तो करेंगे बताओ? अब कोई मरना सॉल्यूशन थोड़े ही, अब साध की स्थिति में जाना सॉल्यूशन थोड़े ही है। कुछ और करो, वापस से ट्राई करो। अगली वैकेंसी आपके पाले में पड़ी है, आप भी अच्छे समय से तैयारी कर रहे हो। सितंबर चल रहा है, अक्टूबर नवंबर के आसपास आपका लगभग सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। 1.5-2 महीने मिलेंगे, उसमें 10 से 12 या 15 घंटे की स्टडी जब रोजाना करोगे तो पेज यूं पलटेंगे। और साथ साथ भी पढ़ो, 2 से 4, 2 से 8 ही तो चलती है क्लास, 7 से 9 से 8, कोई बात नहीं, तो कौन सी बड़ी बात है? ऐसे बता रहे हैं पूरा नहीं 9 से चल रही है हमारी, तो क्या हो गया? पढ़ाई तो रहे ना, आपसे कोई यहाँ पर कोई फावड़ा थोड़ी चलवा रहे हैं। तो अध्यापक भी तो पढ़ा रहे और आप भी एक अध्यापक हो, तो इसलिए एक अच्छे इंसान जरूर बनना। गिलास की बात चल रही थी, वो अधूरी रह गई, पूरी कर देता हूँ। नहीं आप कहोगे ये तो उसकी तरह भाषण देता है, बीच में आधी छोड़ देता है, वो समझ गए आप किसकी तरह। तो ये गिलास को पारदर्शी संस्थान ने इसलिए रखा था ताकि इनके मस्तिष्क में भ्रम ना हो, और कहा गया कि वहम की दवाई और बिना नखरे की लुगाई आज तक धरती पे ही नहीं बनी है। बता दो, नखरा नारी शक्ति का श्रृंगार होता है कि नहीं होता है? नखरे नहीं दिखाए तो आप जैसे लोग जो हैं घर में किसी भी सदस्य को इग्नोर ही करते चले जाओगे, क्योंकि आपके साथ कमी क्या होती है? आपको खाने पीने के लिए, रहने के लिए, या जयपुर में फीस एक बार भरी है, हर महीने हॉस्टल का, रूम का खर्चा, ऑटो का खर्चा, चाय वाले का, दूध का, सबका खाने पीने का खर्चा हो रहा है, बहुत ज्यादा महंगा पड़ता है। और आपको पैसे सिर्फ और सिर्फ आपके घर वाले दे रहे हैं, ना कोई मास्टर दे रहा है, ना कोई दोस्त दे रहा है। टोपी वाले सर आपकी भी बात सुनूंगा मैं, हाँ कैमरे से बच सकते हो, मेरे से नहीं, बहुत गंदी नजरें हैं। वैसे नहीं, वैसे असामाजिक तत्वों को, खुरापाती बच्चों को देखने में बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है माइंड। तो काफी सारी चीजें हैं, तो इसीलिए आपका जो खर्चा हो रहा है घर वाले दे रहे हैं। दोस्ती रखो, घूमो फिरो, पर पढ़ाई जरूर करो। और कुछ एक के तो मस्तिष्क में ये चल रहा है, कुछ एक विमान होते हैं, उड़ाकू विमान, लड़ाकू विमान, एक होते हैं पढ़ाकू विमान, जो ज्यादा पढ़ने वाले होते हैं। उनको बस ये कि क्लास में मास्टर आए और बस पढ़ाए और कोई फालतू बात नहीं। और कुछ अध्यापकगण या कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि पढ़ाए वढ़ाए तो ठीक है, पर मजा तो आना चाहिए ना क्लास में। कुछ अध्यापकगण ऐसे होते हैं, अध्यापक का मतलब स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि पढ़ाई भी होनी चाहिए और एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए। तो सारी चीजें कंबाइंड होनी चाहिए। आप भी एक अध्यापक बनोगे, इतने नीरसता के साथ भी नहीं पढ़ाना चाहिए कि कल को उठ के चले जाएं बच्चे क्लास में से, ये आ गया ये और करम फूटा 2 घंटे पकाएगा, इससे अच्छा बाहर चाय पियेंगे चलो। पूरी की पूरी टोली उठ के चली जाती कई बार बीच में से, मास्टर देखता रह जाता कि हुआ क्या? हुआ कुछ नहीं, आपने आकर के इनको ज्यादा पढ़ा दिया। तो ज्यादा पढ़ाने की आवश्यकता है भाई, 100 में से 40% सही नहीं हो रहे और देखो नहीं है, हद है। और आपका तो अधीनस्थ बोर्ड लेगा, पहले अधीनस्थ बोर्ड ऐसे पेपर बनाया करता था, अब आरपीएससी फॉरम में आ गई, अधीनस्थ बोर्ड कह रहा है कि रुक जनवरी आने दे तब बताएंगे। तो वो सारी की सारी गाज आपके ऊपर गिरेगी। कई लाख स्टूडेंट बैठेंगे और उसमें से छांटने के लिए पढ़ के कुछ और जाओगे, आंसर कुछ और आएगा, वहां कुछ और मिलेगा। तो सारी चीजों को तारतम्यता के साथ पढ़िएगा, घबराने की आवश्यकता नहीं।
वीडियो भले ही मेरी मत बनाओ, इतना सुंदर नहीं हूं मैं। मोबाइल लेके बैठे हैं ऐसे, बताओ वीडियो कॉल चल रहा है क्या? जीवन में कोई भी आदत लगा लेना, वीडियो कॉल की आदत मत लगाना। इतनी जोर से हाउ करोगे मैं विद्या की कसम पढ़ाने लग जाऊंगा, और मैं एक बार अगर ये स्लाइड चेंज हो गई ना, मैं फिर रुकूंगा नहीं पढ़ाते हुए, फिर आप ही कहोगे कुल सर थोड़ी देर रुक जाओ। इसीलिए 2-4-5 मिनट बातें कर रहा हूँ, कर लो। आधा घंटा तो हो गया मुझे पता है, पर 2 ही टॉपिक मिले और मैं आपको एक ही दिन में फ्री करके चला जाऊं, पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा मैं होने नहीं दूंगा, और वैसा आप होने नहीं दोगे। तो इसीलिए सभी अच्छे से बैठेंगे, पढ़ेंगे। एक बार पानी और पी लेता हूँ, और नहीं कई लोग जाकर के ब्रेक के बाद बोलेंगे ये भेजा किसको था हमारी क्लास में, पूरे के पूरे 2 घंटे बातों में निकाल के एक शब्द लिखा के नहीं गया है। हालांकि रिकॉर्ड रहा है, मैं पहली क्लास में पढ़ाता नहीं हूँ, कम पढ़ाता हूँ, पर सामान्य ज्ञान में लगी है। भूगोल होती तो मैं बस ऐसे उलझाए रखता, आपको 2 घंटे पता ही नहीं लगता, सारे टॉपिकों को 2 घंटे में पूरा करा देता, रैंडमली समझा करके कि कैसे पढ़ना है। पूरे नहीं होते भाई 2 घंटे में, स्थिति विस्तार ना हो। सुनो, देखो यहां पर रिवीजन तो तब कराएंगे, पहले आप एक बार सिलेबस ही पूरा कर लो। तो सभी अध्यापक महोदय, सामान्य जानकारी के अंतर्गत सबसे पहले हेडिंग लगा दो प्रतीक चिन्ह, और इनमें से आधी से ज्यादा नहीं 80% या जो सिलेबस जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, थोड़ा बहुत जो लिखाने वाला हूं, पढ़ के आए हो। तो सुनिएगा, तो प्रतीक चिन्ह जो सिंबल है अपने राज्य के, स्टेट के, वो पढ़े। प्रतीक चिन्ह आ गया आपके। अब इस प्रतीक चिन्ह की अगर अपन बात करें तो सुनिएगा सभी अध्यापकगण। सबसे पहले अपन ऐसा करते हैं, राज्य वृक्ष है, राज्य पुष्प है, राज्य पशु है, राज्य गीत है, राज्य नृत्य है, राज्य खेल है, राजभाषा है। राज्यभाषा कोई नहीं है, राजभाषा है। इन्हीं चीजों को हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। आधी से ज्यादा बातें तो भूगोल की, वहां पढ़ लिया और नहीं पढ़ा तो मैं पढ़ा रहा हूं आपको। किसी के ऊपर कोई कमेंट करने की या किसी के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने मस्तिष्क में कभी भी नकारात्मक जो थॉट है या नेगेटिव जो थॉट है, नकारात्मक विचार कभी मत आने दो, क्योंकि इसको जैसा आप बनाओगे वो वैसे ही बन जाएगा। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले अपन जो पढ़ेंगे, जिसको आप पहले भी पढ़ के आए हो, अब थोड़ा और विस्तार से पढ़ा देता हूं। तो राज्य वृक्ष पढ़ेंगे, और राज्य वृक्ष कौन सा है बताओ आपका? तो राज्य वृक्ष यानी खेजड़ी। तो खेजड़ी के बारे में अच्छे से पढ़ के आए हो आप। एक भी प्रश्न मैं आपसे बिल्कुल नहीं पूछूंगा, टेंशन मत लो। मैं कभी भी ना किसी के ऊपर और ना आपसे कोई आपकी कि कितना ज्ञान आपको है नहीं है, आप मेरे से पढ़ रहे हो। मैं बस यही सोचता हूँ कि चाहे इनको आता है चाहे नहीं आता है, पूरा कंप्लीट अपने को पढ़ा के आगे बढ़ना है। बस ये मानसिकता आपको भी यही रखनी है। कभी भी किसी के ऊपर ये नहीं पढ़ा है आपको। अभी मैं खेजड़ी पढ़ाऊंगा, खूब विस्तार से लिखाऊंगा, मेरा एक भी शब्द नहीं आएगा कि आपको ये नहीं पढ़ा है। ये तो बहुत ईजी बात है। ईजी है तो तू पढ़ा लेना, तेरा भी तो काम पढ़ाने का ही मिला है ना। अपना काम करो, दूसरे के काम पे ध्यान मत दो। जब तक दूसरे के काम पे ध्यान दोगे आप, तब तक अपना काम नहीं कर पाओगे। तो देखो जो खेजड़ी है, इसमें 2-3 बातें तो यहाँ पर लिखेंगे पहले। तो सबसे पहले तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि खेजड़ी को स्टेट ट्री यानी कि राज्य वृक्ष का दर्जा कब दिया गया? जब आपको पता है कि भारत ने क्या जीता था वर्ल्ड कप के आसपास, उसी साल में। तो यहां लिख दिया 31 अक्टूबर 1983 ईस्वी को राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया। इसके अलावा आप सभी को पता है तो ठीक है, नहीं है तो इसका वैज्ञानिक नाम आता है, साइंटिफिक नेम, जिसको बॉटनिकल नेम भी बोला जा सकता है। तो इसका वैज्ञानिक नाम रहेगा आपके पीसी। अब पीसी से पवन चौधरी नहीं बनेगा, पीसी से बनेगा आपके प्रोसेपिस सिनेरेरिया। कई जगह सिनेरिया भी लिखा गया है। तो देखो यहां पर प्रोसेपिस, ये तो बस सामान्य बातें हैं इसकी। अभी सिनेरेरिया, तो प्रोसेपिस सिनेरेरिया आ गया। इसके अलावा देखिएगा इसके कुछ उपनाम हुए। उपनाम की अगर अपन बात करें जो संज्ञाएं दी गई हैं, तो उपनाम में एक तो आ जाएगा आपके, कौन सा बताओ? रेगिस्तान का कल्प वृक्ष, भारतीय मरुस्थल का सुनहरा वृक्ष, वंडर ट्री के नाम से जाना जाता है। रेगिस्तान का गौरव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान का भी गौरव बोल सकते। तो राजस्थान का गौरव, रेगिस्तान का कल्प वृक्ष, वंडर ट्री और भारतीय मरुस्थल का सुनहरा वृक्ष।
बोतल ऊपर नहीं करें, फेंक के मारने का इरादा तो नहीं है ना मेरे में, तो बोतल को नीचे रखें अपनी जगह पर। किसको बोला गया है? बिल्कुल मत देखो, क्योंकि आपकी आदत है मास्टर पढ़ा रहा है, किसी को कुछ बोल रहा है तो मास्टर उधर ही देख करके बोलता है, और मेरे को जिसको बोलना होता है ना, मैं पहले उसको देख लेता हूँ, फिर इधर उधर देखते हुए बोलता हूँ। क्योंकि जैसे ही मैंने बोला सभी की नजरें इधर और मेरी उधर होती तो आपकी उधर हो जाती। तो ऐसा मौका मैं आपको जीवन में देने वाला, सामने वाले को पता लग जाएगा कि किसको क्या बोला गया है। आपकी समझ में बस यही आना चाहिए जो पढ़ाया जा रहा है। देखिएगा उपनाम, तो उपनाम ये रहेंगे आपके। तो ऐसा करो, ये 2-3 लाइनें तो अभी लिखो, फिर खेजड़ी को समझाऊंगा, फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप इसमें लिखेंगे। तो उपनाम में मैंने लिख दिया यहाँ पर राजस्थान का गौरव, रेगिस्तान का कल्प वृक्ष, वंडर ट्री, एक आ गया भारतीय मरुस्थल का सुनहरा वृक्ष, यहां तक लिखो पहले। तो राजस्थान का गौरव, रेगिस्तान का कल्प वृक्ष, वंडर ट्री और भारतीय मरुस्थल का सुनहरा वृक्ष। आपकी कल्पनाओं का वृक्ष है आपका परिवार, आपके माँ बाप, आपके भाई बहन, जो सारी कल्पनाओं को पूरी कर रहे हैं जो आपने एक लिमिटेशंस में देख रखी है। तो आपके कल्प वृक्ष आपका परिवार है, उसके अलावा कोई आपका सगा नहीं है जीवन में, ये बात याद रखिएगा। और आपने, कई लोगों ने परिवार से ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रखा है बाहर के लोगों को, जो कि गलत है। एक निश्चित समय के बाद सारे लोग साथ छोड़ देंगे सिवाय घर वालों के। अच्छा, आपने देखो राजस्थान का भौतिक प्रदेश पढ़ते हैं तो अरावली पर्वतमाला पढ़ी होगी। चलो उसकी बात करेंगे 2 मिनट, पढ़ाई संबंधी नहीं, बस ज्ञान संबंधी बात। लाठी भी लेके आए हो क्या? लोहे की रोड लाए हो? मैं तो पहले दिन ही आया हूँ भाई क्लास में, मेरे को तो वैसे ही टूटा पड़ा हूँ, आज रात को ही पड़ गया था सीढ़ियों से, तो आज तो मत तोड़ना, मेरे ज्यादा लगी है। हाँ जी, लिखा है यहां तक। तो देखो, ये तो कोई 2-4-5 बातें थी खेजड़ी की। अब सुनिएगा खेजड़ी को कैसे क्या पढ़ना है। तो पढ़ने से पहले अपन देखो एक छोटी सी बात बता देता हूं आपको। भौतिक प्रदेश पढ़ते हो आप, अरावली पर्वतमाला आती है। अरावली पर्वतमाला इस प्रकार ही फैली हुई है ना। ये डायग्राम बनाना नहीं कि बनाने लग जाओ, कुछ नहीं करना, बस बैठे रहना। पीछे रह गए, कभी तो आगे निकला करो, हमेशा से पीछे ही हो आप। देखो लिख लो, जो भी पीछे रह गए हैं सभी को साथ लेके चले। साइंस वाले हाथ खड़ा करो, एसएसटी वाले हाथ खड़ा करो, और बाकी और कौन सी सब्जेक्ट के बैठे हैं? गणित, अच्छा L1 वाले भी बैठे हुए हैं। पात्रता तो क्लियर है ना आपकी? ऐसा हुआ था शुरुआत के कोई एक बैच में गया मैंने आप में से वो कौन कौन है वो हाथ खड़े कर। पात्रता किस किस की क्लियर नहीं है? मैंने पात्रता, सर पेपर देंगे ना ये तो ऐसे ही हो जाएगी। पता चला कि पात्रता क्लियर नहीं हुई, मेंस की तैयारी जबरदस्त थी। तो स्टेप बाय स्टेप अपने को आगे बढ़ना चाहिए। आप क्या जल्दीबाजी कर बैठते हो, मिलते ही और आप आगे 10 साल तक के सपने देखने लग जाते हो। तो स्टेप बाय स्टेप अपने को आगे बढ़ना चाहिए। पता नहीं कौन सा कदम डिगमगाया, वहीं से खेल खत्म। वो एक मूवी आई थी ना, उसमें लिखा था कि एक गलत कदम और सल्तनत
खत्म। मूवी तो देखते हो, इसका मतलब है तो सुनो, देखनी चाहिए। मूवी बनी देखने के लिए है। तो देखो, ये जो अरावली है, माउंटेन है, पर्वतमाला है, अरावली के पूरब में, और एक आपके अरावली का पश्चिम, वेस्ट वाला पार्ट डेजर्ट। तो अरावली के पूरब की बात करूं मैं, देखो यहां पर कुछ लिखा है मैंने। ऐसे तो मत्स्य संघ बन गया अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। और धौलपुर और सवाई माधोपुर, इसको भी क्यों छोड़ो दोस्त। अब इनमें से भी देखिएगा, भरतपुर, करौली और धौलपुर वाले हाथ खड़ा करो पहले तो। आवाज नहीं, आवाज नहीं। और दौसा वाले हाथ खड़ा करो, ये भी बहुमत से। तो देखो, आप इतिहास वगैरह में पढ़ते हो, मैं किसी की कोई सब्जेक्ट की बात नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ मेरे सब्जेक्ट की बात करता हूँ। मेरे सब्जेक्ट भी कहाँ है तो 2 4 5 बातें, पेड़ पौधे, पत्ती पशु पक्षी वगैरह, ये पढ़ाने। सब्जेक्ट भी कहाँ है। इसके लिए बुलाया आपने मेरे को, कोई बात नहीं। तो कई दिनों पहले की बात है, हालांकि मैं हर एक बैच में समझाता हूँ, बताता हूँ स्टूडेंट्स को। नीचे एक ऑफिस में अध्यापक महोदय थे, वो लाल पीले हो रखे थे, क्लास लेके निकले और वो गुस्सा कर रहे थे बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स के ऊपर। तो ऐसे ही कुछ बोल रहे थे, ऐसे हैं भरतपुर, करौली, धौलपुर। मैं पहुंचा, मैंने सर क्या बात है, ऐ सुन तो ले कौन बोले हो। तो ऐसे होते हैं और ऐसे समझ नहीं, पता नहीं, नॉनसेंस, अंग्रेजी नॉनसेंस बदतमीज को बोलते होंगे, मेरे को तो आती नहीं। तो मैं पूछा, मैं सर क्या बात है। अरे इधर के लोगों को पता नहीं, बोलने का तरीका नहीं है, मैनर्स नहीं। तरीके को क्या बोलते हैं, मैनर्स। अंग्रेजी में बोल रहे थे वो, मैनर्स नहीं। मैं सर पहले तो हिंदी में बात करो। अंग्रेजी मेरी शुरू से स्ट्रांग रही है। सामने से कभी अंग्रेजी में मैसेज आया तो मैंने पहले गूगल किया, तब आंसर दिया। फिर मैसेज आया कि इतना टाइम क्यों लग रहा है, मैंने नेटवर्क इश्यू है। तो इसीलिए सामने वाले को पहले ही बोल दो हिंदी में बात करो। तो वो बोले कि एक बैच में पढ़ा रहा था, बोलने का तरीका नहीं है। बोले तुम बताओ। मैंने पूछा ये बताओ, इसके क्या बोला, हमें नहीं आता, तुम बताओ। अब उनको कैसे समझाएं कि एक शब्द होता है आप और एक होता है तुम। तो अरावली के पूरब वालों ने तुम शब्द बोल दिया है, तो आपको अपने घर वालों से भी ज्यादा रेस्पेक्ट दे दी गई है, क्योंकि इधर वालों का तुम और आपके वालों का आप से ज्यादा बड़ा है। अदरवाइज देखो, आवाज करोगे, जयकारे लगाना छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। मैंने और बताओ सर, मैंने ये सर उनकी टोन है ऐसी बात करने की, तुम ऐसा नहीं कि तू बोला है, आपको तुम लगा दिया तो वो आप ही है। आपको समझ में नहीं आया, नहीं तो अदरवाइज आप भी खुश हो जाते कि तुम लगा के बात तो की इन्होंने कम से कम। नहीं, आपको भी पता है बिना हेल्पिंग वर्क के बाद ना शुरू होती है, ना पूरी होती है, ना खत्म होती है। और उसके बाद बोले कि मैंने पूछा ये समझ में आ गया, बोले ना आयो। तो फिर वापस समझाया सर मैंने, और फिर पूछा कि ये छोटी सी बात नहीं आती है आपको, ये आ जानी चाहिए थी। बोले थे कि आता तो पे पढ़ते का। इतना ही आता तो तेरे से ही पढ़ने आते क्या। तो वो लाल पीले हो रखे थे और ऐसे जिलों के नाम ले रहे थे। मैंने सर ऐसे जिलों का नाम लेके टारगेट मत करो, बाकी देखो उनकी मातृभाषा है, आपको शुद्ध हिंदी में वो बात कर लेंगे तो आपके बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। फिर शायद आप उस बैच में दोबारा कभी नहीं जाएंगे। तो इसीलिए ये अरावली के पूरब वाले हैं जो अभी जयकारा लगा रहे हैं गिरिराज महाराज की जय। और अभी कह रहा था मैंने, बैठ जाओ, कौन सो का है और का ना। इन चीजों पे थोड़ा सा विराम दिया करो, क्योंकि कोई भी अध्यापक यहाँ पढ़ने आए हो आप, कोई भी अध्यापक है वो आए हैं, वो उस परिवेश से क्या है कि बिलोंग नहीं कर रहा है, कहीं अन्य से, अदर डिस्ट्रिक्ट से, अदर स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, यानी निवासी यहाँ के नहीं है, वहाँ के नहीं है, तो प्रॉब्लम आती है थोड़ा सा। तो इसीलिए आपका उद्देश्य सबसे पहला रहना चाहिए पढ़ाई। हाँ, बीच बीच में मास्टर को याद दिला देना चाहिए कि हम भी बैठे हैं,
वो बात जरूरी है, क्योंकि आपके मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। और मौलिक अधिकारों का जब आपका हनन होता है तो आप आंदोलन पर आ जाते हो। जैसे ही मास्टर इधर देखता है तो कोई नई नई ध्वनियां निकालते हो। ये आपकी सारी प्रशंसाएं मेरे पास पहले ही आ गई थी कि सर क्लास तो लग रही है पर आप पढ़ाने भी कुछ नहीं जा रहे हो, पर एक बार देख लेना। मैं नहीं देखूंगा, अब वो देखेंगे मुझको। हाँ देख लो, मैं कह रहा था ना आती सारी रिपोर्ट आ गई है मेरे पास, पर मैं लाल पीला होने वाला नहीं हूँ। मैं सिर्फ आपको समझाने वाला हूँ। और ये करौली, धौलपुर, भरतपुर वाले जो सबसे ज्यादा शरीफ बच्चे हैं, ऐसा इनको लगता है, जो कि गलत है। तो ये बस एक सूरसेन प्रदेश आता है इतिहास में। क्या आता है? सूरसेन। चलो सूरसेन रहे हैं, युद्ध वगैरह भी लड़े होंगे, जो भी है, पर ये वर्तमान में कोई सूरसेन कहलाने लायक नहीं है। ये सबसे कम लिंगानुपात वही है। सूरसेन प्रदेश की जो जनपद की राजधानी क्या थी? मथुरा जनपद। तो इसीलिए शांतिपूर्वक बैठे, किसी भी अध्यापक को, किसी पड़ोसी को परेशान नहीं करें। जयकारा वैकारा अपनी जगह पे है। तो कई तो क्या होते हैं, बोलते ही जाते हैं और गर्म जल्दी हो जाते हैं। इनका स्वभाव होता है कि बहुत ज्यादा उत्तेजित है तो गर्म हो जाते हैं। यानी ऐसा बोल दिया तो बोल ही कैसे दिया। अभी मास्टर ने खड़ा करके कोई प्रश्न पूछ लिया चलती क्लास में, और उसने तेरे को ये नहीं आता और वो नहीं आता, ऐसे अरे बोल कैसे दिया? तू बाहर निकल, बाहर देखेंगे। बाहर मत देखना, यहीं देख लेना। बाहर कुछ नहीं देखा जाएगा, क्योंकि बाहर देखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। जैसे कि आपके मिठाई वाला है, कपड़े वाला है, वहां जाके कुछ देखो, खरीदो। ठीक है, ऑटो वाला जा रहा है तो ऑटो में अपना देखो कौन सा क्रमांक ऑटो हमारे गंतव्य स्थल पे जा रहा है। बाहर देखने के लिए बहुत कुछ है। कभी भी गुस्से में मत आया करो। अध्यापक कुछ कह भी देना, बस एक चीज मस्तिष्क में लगा करो कि इनके ऊपर सुबह 7 से 8 तक का प्रेशर, और अगले दिन क्या पढ़ाना है वो प्रेशर है, ऊपर से टाइम का प्रेशर है, ऊपर से बची कुची घर वालों का प्रेशर है। समझ गए ना? तो इसीलिए ये सामने जो खड़ा है बिल्कुल पागल है, इसको शांति से ट्रीट करो ताकि 2-4 लाइन अच्छे से और लिखा के जाए। ये है। तो मैं तो चाहता हूँ, आजकल मैं संस्थान को बोला भी था एक बार, मैं मेरी ऐसी क्लासें लगाओ हर एक बैच में, 7 दिन में 1 दिन मेरी क्लास लगाओ, ताकि उनका जो स्ट्रेस है बच्चों का वो दूर हो। पढ़ा बड़ा तो बहुत लिया, अब कोई दिक्कत नहीं है, जीवन यापन चलता रहेगा, ताकि बच्चों के अंदर पॉजिटिविटी आए, सकारात्मकता आए। कई बार इतना मतभेद हो जाता है मास्टर और अध्यापक के मध्य, सॉरी बच्चों के और अध्यापक के मध्य में, बहुत ज्यादा हो जाता है। नहीं होना चाहिए भाई, एग्रेसिव नहीं होना चाहिए। अब मैं आपके ऊपर गुस्सा करूं, क्या मतलब है बताओ? आप चुप बैठ जाओगे, पर मैं डरा धमका करके आपको 2-4 लाइनें लिखा के जाऊं, उससे अच्छा तो आपको समझा करके, आपसे रिक्वेस्ट करके कि आपके भविष्य के लिए मैं आया हूं यहाँ पे, अगर लगता है तो पढ़ लो, नहीं लगता है तो भी पढ़ लो। और आपके साथ समस्या क्या है? आपकी बातें कभी खत्म नहीं होती हैं। अब इधर नारी शक्ति टेंशन में कि थोड़ी देर तो पढ़ाने लगा था, वापस पहुंच गया भाई। तो देखो 2 ही टॉपिक है और छोटे से टॉपिक है। मैं नहीं चाहता कि आज ही पूरे हो जाएं, मैं चाहता हूं कि कल भी आपके मैं दर्शन करके जाऊं, ताकि हो सकता है मेरा कोई उद्धार हो जाए। बाकी तो आधे तो हो गए, आधे उद्धार और बचे हैं। तो आप सुनिएगा। तो हाँ, कहां पर थे हम पहले तो ये बताओ? खेजड़ी वेजड़ी तो याद है मेरे को। अभी कहां पर थे? मेरे को याद है, रुक जाओ। तो इसीलिए कभी भी गुस्सा वुस्सा नहीं होना है अपने को। जैसा चल रहा है जीवन चलने दो, पढ़ो अच्छे से चीजों को। वो लाइन बोल रहा था, वो बोलते बोलते निकल गई ध्यान से, कुछ और बोलना था। कोई बात नहीं, आ जाएगी तब बता दें। तो कभी भी गुस्सा मत करो, कभी भी साथी से लड़ाई झगड़ा मत करो। कई बार तो नारी शक्ति आपस में लड़ बैठती है। नारी शक्ति नहीं लड़ती भाई, आप भी लड़ते हुए देखा है हमने कि ऐसे। और एक होता है कि जैसे कोई क्लास में एंट्री कर रहा है, कोई बाहर जा रहा है, हा हू करना, आगो आगो, गयो गयो, ये आया राम गया राम, इनको चीजों को थोड़ा सा एडजस्ट करके रखा करो। तो चलो, वो अभी ध्यान से निकल गई। क्या बोलना था वो लाइन, बहुत अच्छी लाइन थी, पर वो अब ध्यान नहीं रही। तो देखो, ये जो अरावली के पूरब वाले हैं शांतिपूर्ण बच्चे हैं। अरावली के पश्चिम वालों से, उत्तरी राजस्थान से, दक्षिणी राजस्थान से, पश्चिमी राजस्थान से, इन स्टूडेंट से कुछ सीखो, क्योंकि आगे चल के हो सकता है कि राजस्थानी भाषा के शब्द आपके सिलेबस में दिए जाएंगे। इजीली भी हमें तो समझ जाओगे, थोड़ा सा क्लिष्ट आया तो वहाँ समझ नहीं पाओगे। तो इसीलिए आपसी जब लैंग्वेज में, जो इधर पश्चिमी राजस्थान का कोई है, उत्तरी राजस्थान का, तो उनसे सीखो। मारवाड़ी, सिखावाटी लगभग आपस में जुड़ी हुई बोलियां हैं।
तो इनसे सीखो, क्योंकि आपको ये अगर अपनी भाषा में बात कर लें तो पूर्वी राजस्थान वालों के समझ में कुछ नहीं आएगा, और कुछ भी बोल के चला जाए कुछ भी नहीं आएगा। और गलती से जालोर, बाड़मेर, सांचौर वाले जो बोले गए ना, वो तो बिल्कुल ही नहीं आएगा। आएगा क्या? सह का उच्चारण करते हैं है से, सांचौर को हाचौर, सूतो है हुतो है, और साथ साथ जा रहे हैं तो हाथ हाथ जा रहे हैं। संगीता, वो संग संग रहते हैं, यही तो काम नहीं करना होगा। तो इसीलिए सभी से अपनी अपनी भाषाओं को इनसे जानो थोड़ा बहुत, क्योंकि आगे कई शब्दावलियां राजस्थान जी के वाली आपके सिलेबस में डाली जाएंगी। अब आ जाओ, कई ने सिर पकड़ लिए कि परेशान हो गए। हाँ जी, उधर दिख नहीं रहा, ये क्या लिखा है ये बताओ। अरे ये ब्लूटूथ बंद कर लो, यहां नहीं पकड़ेगा आपका, और अब तक नहीं पकड़ा है, आगे भी नहीं पकड़ेगा। इसीलिए अपने अपने ब्लूटूथ को ऑफ रखो। अब आ गया, मेरा थोपड़ा दिखना चाहिए था। मेरा थोपड़े का मीनिंग है मेरा थोपड़ा दिख रहा था, इसका मतलब बोर्ड पे लिखा हुआ वहां दिखाई दे रहा है। तो चीजों को पढ़ेंगे। क्या पढ़ा रहा था बताओ? अरावली नहीं पढ़ा रहा था, ये तो बस बताया है इनकी कि क्या मातृभाषा है इनकी। देखो यहां पर, अब देखो जो खेजड़ी है, खेजड़ी के कुछ एक नाम आते हैं, और खेजड़ी के इतने सारे नाम है कि जितने आपके भी नहीं है एक व्यक्ति के। तो देखिएगा यहाँ पर, सबसे पहले आपको लिखना नहीं है, नोटबुक बंद रखिएगा। थोड़ी देर में लिखूंगा बोर्ड पर, फिर उसको मैं बैठ करके बोल के समझाते हुए लिखाऊंगा। देखो, ऐतिहासिक या धर्म ग्रंथों में, ऐतिहासिक या धर्म ग्रंथों में खेजड़ी को कहा जाता है समी। और क्वेश्चन पूछा जाए कि स्थानीय भाषा में, तो स्थानीय भाषा में कहा जाता है खेजड़ी को, क्या बताओ? जाटी कहा जाता है, या बोला जाता है सीमलो। इसके अलावा देखो यहां पर, खेजड़ी जो वृक्ष है, इसके अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम। देखो यहां पर, लिखना नहीं है, लिखना एक साथ ही है। तो खेजड़ी वृक्ष के जो अन्य भाषाएं जो रहेंगी, और भाषा में खेजड़ी का नाम। अब देखो, जो खेजड़ी वृक्ष है, इसके अलग अलग भाषा में क्या नाम रहेंगे। जैसे भाषा में मैंने लिखा सबसे पहले, काला जादू कहाँ होता है? यहाँ भी होता है, पता नहीं है आपको। बंगाली भाषा, तमिल भाषा, कन्नड़ भाषा, इसके अलावा आपके सिंधी भाषा। एक तो सिंधी भाषा और पूर्वी राजस्थान, दोनों में एक ही नाम आएगा। एक पंजाबी और हरियाणवी, तो पंजाबी प्लस हरियाणवी। अब देखिएगा यहाँ पर सभी बोर्ड पर, तो बंगाली भाषा में खेजड़ी को कहा जाता है साई गाछ। इसके अलावा देखिएगा, तमिल भाषा में कहा जाता है पेमे। दूसरा अपन बात करें यहाँ पर, कन्नड़ भाषा में कहा जाता है बन्नी। हाँ, बनना। अब भाई ना बने और आगे यही हाल रही है तो बनेगा नहीं। सिंधी भाषा और पूर्वी राजस्थान में इसको कहा जाता है छोकड़ा। क्या कहा जाता है? छोकरा नहीं, छोकड़ा। एक छोकर बड़ा आता है वो अलग, और इसमें कहा जाता है जाटी। ये तो इसके अदर लैंग्वेज में नाम हुए, और भी नाम आएंगे। देखो, आंध्र प्रदेश से 2 जून 2014 को अलग करके भारत का जो 28वां राज्य बनाया गया था, नवीनतम जो राज्य स्टेट आज की तारीख में भी कौन सा है? तेलंगाना। तो ये तेलंगाना का भी राज्य वृक्ष है, कौन सा? खेजड़ी। तो तेलंगाना जो स्टेट है, इस तेलंगाना का स्टेट ट्री है, राज्य वृक्ष है खेजड़ी, जहां इसे कहा जाता है जम्मी। और एक देश आता है यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमीरात। तो देखिएगा, संयुक्त अरब अमीरात। तो संयुक्त अरब अमीरात जो है आपके, इसका एक राष्ट्रीय वृक्ष है खेजड़ी, जहां इसे कहा जाता है गाफी या गाफ। क्या नाम दिया गया बताओ? गाफी या
गाफ नाम दिया गया। इसके अलावा देखो खेजड़ी जो वृक्ष है, तो देखो यहां पर खेजड़ी, तो खेजड़ी वृक्ष के देखो यहां पर फूल, फल, और एक आ जाएगा आपके जो पत्तियां हैं उनसे जो चारा बनता है, पत्तियों से बनने वाला चारा। तो फूल को तो आपको पता है कहा जाता है मीझर। और कन्हैया लाल सेठिया जी की रचना का नाम भी क्या है बताओ? तो कन्हैया लाल सेठिया। तो ये रचनाओं से कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो कन्हैया लाल सेठिया की रचना। इसके अलावा देखिएगा अपन बात करें यहाँ पर, फल जो होता है उसको कहते हो आप सांगरी। कैर सांगरी की सब्जी बनती है, पंचकुटा की सब्जी में भी काम आता है। और सांगरी सूखने पर कहलाती है, एक खोखा अलग है, वो खोखा अलग है, ये अलग है। तो सूखने पर क्या कहलाती है? इसके अलावा देखिएगा पत्तियों से जो चारा बनता है उसे कहा जाता है लोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये तो इसकी सामान्य बातें हैं खेजड़ी। अब देखो यहां पर वापस एक साथ पढ़ेंगे अपन, टेंशन मत लो आप। हाँ, जीआई टैग मिल गया है, भौगोलिक संकेतक। अब देखिएगा अपन बात करें यहां पर, तो खेजड़ी वृक्ष की बात हो रही है। और खेजड़ी वृक्ष पर आपको पता है कि सरकार के द्वारा 5 जून 1988 ईस्वी में 60 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया। तो 60 पैसे का डाक टिकट खेजड़ी पर कब जारी किया गया? आपको पता है कि विजयादशमी या दशहरे के पर्व पर कौन से वृक्ष की पूजा की जाती है? तो देखो यहां पर विजयादशमी या दशहरे के पर्व पर, दशहरे के पर्व पर खेजड़ी की पूजा की जाती है। अब पूजा से याद आया, आपकी जो पूजा होती है, आराधना होती है, खेजड़ी की पूजा है, खेजड़ी वृक्ष की पूजा। जब वन संपदा पढ़ते तो अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं में पढ़ा जाता है। अपने यहाँ पर राजस्थान है, राजाओं का स्थान है, राजस्थान हर रियासतें रही, रजवाड़े रहे हैं। तो आपको पता है कि कुछ एक राजवंश है, तो लिख दिया मैंने राजवंश, और इधर लिख दिया आराध्य वृक्ष जो जिसकी वो पूजा करते हैं, आराध्य वृक्ष जिसकी वो पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। तो जैसे कि परमार राजवंश और प्रतिहार राजवंश, तो परमार और प्रतिहार राजवंश का आराध्य वृक्ष कौन सा है? खेजड़ी है। इसके अलावा हाड़ा राजवंश का जो आराध्य वृक्ष है वो है अशोक। यादव राजवंश का आराध्य वृक्ष हो जाएगा कदम। इसके अलावा राठौड़ वंश का जो आराध्य वृक्ष है राठौड़, तो ये रहेगा आपके कौन सा बताओ? नीम। इसके अलावा और भी कोई बचा है कि बताओ? चौहान राजवंश का हो जाएगा पीपल। और भी एक्स्ट्रा लिखना चाहो तो आपको पता है राजा मान सिंह जयपुर, मिर्जा राजा अलग, सवाई राजा मान सिंह अलग। तो आपको बता दें यहाँ पे कछवा राजवंश, तो कछवाहा राजवंश का आराध्य वृक्ष रहेगा बरगद। और रीट L1 वाले याद करो वो दिन जब आप पात्रता के लिए पढ़े थे, तो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह थे तो बरगद का वृक्ष जिसको बोलते हो बट वृक्ष, और फाइकस बेंगालेंसिस इसका साइंटिफिक या वैज्ञानिक या वानस्पतिक नाम है, जिसको आपके राष्ट्रीय वृक्ष का दर्जा दिया गया। राज्य वृक्ष खेजड़ी है, तो हमने बात कर राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बट वृक्ष। तो ऐसे अब आपको याद रहना चाहिए, खेजड़ी पढ़ेंगे तो खेजड़ी में लिखेंगे कि परमार और प्रतिहार राजवंश का आराध्य वृक्ष कौन सा आ गया? खेजड़ी। चलो, और 5 जून 1988 को 60 पैसे का डाक टिकट किस पे जारी हुआ? आप देखिएगा यहाँ पर। तो आप सभी को पता है कि महाभारत काल में, तो महाभारत काल में जो आपके पांडव थे अज्ञातवास के दौरान अपने अस्त्र और शस्त्र कौन से वृक्ष पर छिपाए थे? खेजड़ी वृक्ष पर छिपाए थे। किस पर छिपाए थे? खेजड़ी के वृक्ष पर छिपाए थे। अब अगर अपन बात करें खेजड़ी की, तो देखो यहां पर एक तो कवक आती है और एक है कीड़ा।
तो कवक का नाम तो रहेगा आपके ग्लाइकोट्रमा, तो ग्लाइकोट्रमा कवक, और एक रहेगा आपके सेलेस्ट्रेना। तो सेलेस्ट्रेना क्या रहेगा बताओ? कीड़ा। ये दोनों खेजड़ी को नुकसान पहुंचाते हैं। तो खेजड़ी को नुकसान पहुंचाने वाले कवक तो हो गई आपके ग्लाइकोट्रमा, कीड़ा हो गया आपके सेलेस्ट्रेना। अब कई ने तो जबरदस्ती यूं रख के आंखें खोल रखी, ऐसे मत खोलो, ऐसे बैठ के खोलो। अब जिनको बोला गया है वो समझ में आ गया। अब देखिएगा अपन बात करें यहाँ पर, हाँ सुनिएगा, जब खेजड़ी को नुकसान पहुंच रहा है तो गुस्सा किसको आएगा? इसके धनी को। धनी कौन है? खेजड़ा। और वो आते ही क्या चलाएगा? ऑपरेशन। क्या चलाएगा? तो इधर लिखा मैंने ऑपरेशन खेजड़ा। तो ऑपरेशन खेजड़ा की अगर अपन बात करें तो 1991 1991 ईस्वी में चलाया गया था खेजड़ी वृक्ष को बचाने हेतु। अब सुनिएगा, खेजड़ी वृक्ष की बात करेंगे तो बीकानेर जो रियासत है उसका राज चिन्ह आता है माटो। तो बीकानेर रियासत का राज चिन्ह कौन सा है बताओ? माटो है। तो इस माटो के अंतर्गत कौन से वृक्ष को दर्शाया गया है? खेजड़ी वृक्ष को दर्शाया गया है। इसके अलावा देखिएगा, खेजड़ी के दो प्राचीनतम वृक्ष आते हैं मांगली आवास। मांगी आवास जयपुर में और मांगली आवास कहां पर है? अजमेर। तो मांगली आवास अजमेर में खेजड़ी के प्राचीनतम वृक्ष। वनस्पति पढ़े हो, याद है तो ठीक है, नहीं है तो देखो बोर्ड पर, शुष्क कटीले वन। तो खेजड़ी जो वृक्ष है वो कौन से वनों का उदाहरण हो गया? शुष्क कटीले वन, या इनको कहा जाता है जीरोफाइट, या इसको कहा जाता है मरुद्भिद वनस्पति। तो ये कौन सी वनस्पति का उदाहरण हो गए बताओ? जीरोफाइट या मरुद्भिद वनस्पति का उदाहरण है। खेजड़ी है, रोहिड़ा है, कैर है, नागफनी है, कैक्टस है, कटीली झाड़ियां हैं, कई सारी चीज है। तो ये कई सारे, हर एक लाइन से यहाँ पर क्वेश्चन है। अब देखो खेजड़ी की अन्य बात की बात करें, रेगिस्तान की शोभा कहा जाता है रोहिड़ा को, जबकि थार शोभा काजरी के वैज्ञानिक, काजरी सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट 1959 में, कहां पर? जोधपुर। तो काजरी के वैज्ञानिकों द्वारा खेजड़ी की कांटे रहित किस्म एक थार शोभा तैयार की गई है। तो देखो यहां पर, तो खेजड़ी की कांटे रहित किस्म रहेगी, कांटे रहित जिसमें कांटे नहीं होते हैं, बिना कांटों के। तो कांटे रहित जो वैरायटी या जो किस्म है वो तैयार की गई, जिसका नाम आता है थार शोभा। क्या नाम आता है? थार शोभा आता है। कौन से वैज्ञानिकों द्वारा बताओ? काजरी के वैज्ञानिकों द्वारा। अब देखिएगा, अपन बात करें यहां पर, तो कांटे रहित किस्म हो गई, खेजड़ी की ही बातें चल रही हैं। खेजड़ी की बातों को पढ़ते हुए जब आप आगे बढ़े तो आगे बढ़ने के साथ साथ आपको पता होना चाहिए खेजड़ी पर, आपको पता है आंदोलन हुआ है। क्या हुआ? तो खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए गांव आता है जोधपुर में, तो खेजड़ी गांव आंदोलन। तो खेजड़ी गांव में जो आंदोलन हुआ, इस आंदोलन की नेतृत्वकर्ता, लीडरशिप थी अपने कौन बताओ? भाई, वन और वन्यजीव संरक्षण के लिए अपना जाना जाने वाला संप्रदाय है अपना विश्नोई संप्रदाय। कौन है? संत जाम्बोजी, जिनके क्या है? प्रवर्तक। तो इसमें देखो, इसमें जो नेतृत्वकर्ता थी, नेतृत्वकर्ता तो श्रीमती अमृता देवी बिश्नोई जी थी। अमृता देवी जी थी, ये अपनी दोनों पुत्री और पति के साथ प्राणों का न्यौछावर किया था। अब देखिएगा, अपन बात करें यहां पर, सुनिएगा सभी। एक तो इसका समय पूछा जाता है, तो समय जो रहेगा वो रहेगा 28 अगस्त 1730 ईस्वी में यह आंदोलन हुआ। और आप सभी को पता है कि जब खेजड़ी जो आंदोलन है, स्थान या अवस्थिति या स्थिति जो रहेगी जोधपुर, और जोधपुर रियासत का उस समय जो राजा था वो आपको भी पता है। तो शासक जो राजा था आपके अभय सिंह जी, तो अभय सिंह जी वहां के शासक थे, उनके शासनकाल की घटना है। अब इसी आंदोलन को यहाँ पर बात करें तो आप सभी को पता है कि इस आंदोलन में आपके कुल जो शहीद व्यक्ति थे वो कितने थे बताओ? तो कुल शहीद व्यक्ति कितने बता रहे हो?
चलो अच्छी बात है, आपको याद है। कुल शहीद हो गए आपके कितने बताओ? 363 व्यक्ति। उस व्यक्ति में बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, नारी शक्ति भी हैं, पुरुष भी हैं, महिला भी हैं, सभी लोग सम्मिलित हैं। अब देखिएगा जब ये आंदोलन हुआ तो इनकी याद में यहां पर भाद्र शुक्ल दशमी, तो देखो भाद्र शुक्ल दशमी, तो भाद्र शुक्ल दशमी या दशहरे के पर्व पर, तो दशहरे के पर्व पर क्या है, मेले का आयोजन होता है प्रति वर्ष। तो इन शहीदों की याद में यहाँ पर भाद्र शुक्ल दशमी या दशहरे के पर्व पर मेले का आयोजन होता है। किसका आयोजन होता है? मेले का आयोजन होता है। अब देखिएगा अपन बात करें यहाँ पर नेक्स्ट, तो ये मेला तो बढ़ता ही है यहाँ पर। 3 जून 2021 उस समय अपने जो चीफ मिनिस्टर थे, मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत साहब, तो उन्होंने वहां पर आपके शहीद स्मारक की स्थापना की इन शहीदों की याद में। कब? 3 जून 2021। तो 3 जून 2021 को शहीद स्मारक, तो शहीद स्मारक की स्थापना की गई और इसका जो शिलान्यास वगैरह किया था वो किया था मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने, अशोक गहलोत जी। अब सुनिएगा अपन बात करें खेजड़ी की। खेजड़ी जो वृक्ष है अपना, तो खेजड़ी वृक्ष से काफी सारी चीजें ईंधन के रूप में काम में लिया जा रहा है, मरुस्थलीकरण की दशाओं को सीमित करने के काम में लिया जा रहा है खेजड़ी वृक्ष को। इसके अलावा आपके खेजड़ी वृक्ष से आपको पता है जो सांगरी है, फल पत्तियों से चारा, वैसे भी अपने काम में आ रहा है। तो नेक्स्ट देखिएगा अपन खेजड़ी की बात करें तो क्वेश्चन पूछा जाता है खेजड़ी राजस्थान में सर्वाधिक, खेजड़ी राजस्थान में सर्वाधिक, तो खेजड़ी राजस्थान में जो सर्वाधिक रहेगी, तो देखो बोर्ड पर सभी, एक तो एरिया पूछेगा क्षेत्र, तो क्षेत्र या रीजन तो रहेगा शेखावाटी। डिस्ट्रिक्ट या जिला पूछेगा तो जिला रहेगा आपके नागौर। अब नागौर से अलग होकर आपको पता है कौन सा जिला बना है? डीडवाना कुचामन। कौन सा बन गया? डीडवाना कुचामन। अब अमृता देवी जी ने इतना बड़ा बलिदान दिया, पूरा का पूरा परिवार न्यौछावर कर दिया वनों की रक्षा के लिए। आपको पता है कि जो आंदोलन किया जाता है उसे, या प्राणों का न्यौछावर किया जाता है, उसे खड़ाना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खड़ाना कहा जाता है। अब अमृता देवी पुरस्कार की भी शुरुआत हुई, तो देखो यहाँ पर ये सारी चीजें इससे जुड़ी हैं, कितना ही जोड़ तो चले जाओ, और इनमें से आधी से ज्यादा बातें आप पढ़ के आ चुके हो। तो अमृता देवी जो पुरस्कार है आप सभी को पता है, इसकी शुरुआत कब हुई बताओ? 1994। तो इसकी जो शुरुआत या स्टार्टिंग या जो प्रारंभ है, इस पुरस्कार को देना प्रारंभ किया था 1994, 1994 इसमें। इसके अलावा इसका जो ऑब्जेक्ट है, उद्देश्य क्या है, तो वन संरक्षण था पहले, तो अब वर्तमान में वन एवं वन्यजीव संरक्षण। तो वन एवं वन्यजीव संरक्षण। इसके अलावा देखिएगा अपन बात करें यहाँ पर ये जो पुरस्कार है कितने स्तर पर दिया जाता, तो 3 स्तर पर प्रदान, पहले 2 था, तो ये 3 स्तर पर प्रदान किया जाता है। और 3 स्तर की बात करें तो 2 इंडिविजुअली रहेंगे, व्यक्तिगत। अभी करंट वाले पोर्शन से आपको जोड़ना है, तो देखो यहाँ पर व्यक्तिगत स्तर, दूसरा भी मैंने व्यक्तिगत लिख दिया, और एक लिख दिया मैंने यहाँ पर संस्थागत। क्या लिख दिया? संस्थागत लिख दिया। अब सुनिए कि यहाँ पर सभी अपन बात करें, इतना भी खराब नहीं पढ़ा रहा, और पढ़ी हुई चीजें दोबारा दोहरा रहा हूं, कुछ नया नहीं पढ़ा रहा, ये भी बात है, तो नींद मत लो भाई। तो इसमें देखो जो राशि है, इसमें रहेंगे आपके 50,000 रुपए। ये रुपए का सिंबल है, लेवल 1 वालों को पता होगा, डी उदय कुमार जी के द्वारा दिए गए। अगले व्यक्तिगत में भी आपके 50,000 रुपए, और संस्थागत में दोनों को जोड़ देंगे तो 1 लाख। आप देखिएगा ऑब्जेक्ट या उद्देश्य क्या है, सुनिएगा यहाँ पर। अभी आप थोड़ी देर में कहोगे ऐसा नहीं है, और मैं कहूंगा ऐसा ही है। तो देखो यहाँ पर उद्देश्य रहेगा एक तो वन संरक्षण, और एक रहेगा आपके वन्यजीव संरक्षण, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, वन्यजीव संरक्षण। इसके अलावा बात करें अपन यहाँ पर संस्थागत में, आपको पता है वन एवं वन्यजीव,
तो ये अलग अलग मिलते रहते हैं। ये आपको पढ़ते रहना है कि करंट में किसको मिला है, वो करंट वाले पोर्शन से अपडेट करके रखना है। बट ये जरूर आपको पता रहना चाहिए कि सबसे पहला पुरस्कार किसको दिया गया था। तो प्रथम अमृता देवी जो पुरस्कार था वो किसको दिया गया, किन्हें दिया गया? गंगाराम बिश्नोई जी। और गंगाराम बिश्नोई जी कहां से बिलोंग करते थे? गंगाराम बिश्नोई जी पाली के, तो इनको दिया गया। तो खेजड़ी की और भी खूब सारी छोटी मोटी बातें पढ़ते रहो आप, क्योंकि खेजड़ी वृक्ष के नीचे आप सभी को पता है। देखो तो खेजड़ी जो वृक्ष है, तो खेजड़ी वृक्ष के नीचे लोक देवता गोगा जी, लोक देवता झुंझाड़ जी और शीतला माता। तो लोक देवता गोगा जी, झुंझाड़ जी, शीतला माता के थान बनाए जाते हैं। कौन से वृक्ष के नीचे बताओ? खेजड़ी वृक्ष के नीचे। तो ये 2-4-5 बातें हैं खेजड़ी की जिनको अपने को लिखना है। 2-4 ही तो हैं, देखो। तो यहां तक तो आप लिख ही लिए, लिख लिए ना। अब अपनी अपनी नोटबुक ओपन करो, पेन को पकड़ो, मैं बोलता चलूंगा, शांतिपूर्वक सुनते हुए आप लिखते चलो। लिखो, ऐतिहासिक या धर्म ग्रंथों में, अगली लाइन में एरो करके लिखते चलो। ऐतिहासिक या धर्म ग्रंथों में खेजड़ी को, ऐतिहासिक या धर्म ग्रंथों में खेजड़ी को समी कहा जाता है। ऐतिहासिक या धर्म ग्रंथों में खेजड़ी को समी कहा जाता है। तो ऐतिहासिक या धर्म ग्रंथों में खेजड़ी को क्या कहा जाता है? समी कहा जाता है। नेक्स्ट लिखिएगा, खेजड़ी को स्थानीय भाषा में, खेजड़ी को स्थानीय भाषा में, खेजड़ी को स्थानीय भाषा में जाटी या सीमलो के नाम से जाना जाता है। तो खेजड़ी को स्थानीय भाषा में जाटी या सीमलो के नाम से जाना जाता है। तो खेजड़ी को स्थानीय भाषा में जाटी या सीमलो कहा जाता है या के नाम से जाना जाता है। नोट किया यहां तक? अगली लाइन में लिखो, खेजड़ी को अलग अलग भाषाओं में, खेजड़ी को अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो खेजड़ी को अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम से जाना जाता है। लिखिएगा, खेजड़ी को अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम से जाना जाता है। और ये लिस्ट बना दो, एक तरफ भाषा और एक तरफ खेजड़ी का इन भाषाओं में नाम क्या रहेगा। तो खेजड़ी को अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम से जाना जाता है। हाँ जी, लिख दिया। तो लिखो, बंगाली भाषा में तो लिखा हुआ है साई गाछ, तमिल भाषा में है पे में, कन्नड़ भाषा में है बन्नी,
और सिंधी और पूर्वी भाषा में, या पूर्वी राजस्थान लिख देना, पूर्वी के पीछे लिख देना राजस्थान, तो ईस्टर्न राजस्थान या पूर्वी राजस्थान में इसको कहा जाता है चौकड़ा। और पंजाबी और हरियाणवी भाषा में कहा जाता है जाटी। हाँ जी, लिख दिया। आगे बढ़ जाऊं तो बताओ बंगाली भाषा में क्या नाम है? पे में कौन सी भाषा में? बाकी मुझे पता है, देखिएगा जब ऐसे आवाज करोगे जोर जोर से तो बाकी मुझे पता है। तो नेक्स्ट लाइन में लिखो, मैं बोल रहा हूं, खेजड़ी को तेलंगाना राज्य का, खेजड़ी को तेलंगाना राज्य का, तेलंगाना राज्य का राज्य वृक्ष बनाया गया है। तो खेजड़ी को तेलंगाना राज्य का राज्य वृक्ष बनाया गया है, जहां इसे जम्मी कहा जाता है। वो आप देख लेना, 2 जून 2014 को तेलंगाना ही बना था। इसके पश्चात देखिएगा नेक्स्ट लाइन में लिखो, तो तेलंगाना में किस नाम से जाना जाता है? जम्मी। लिखो, जम्मी के नाम से जाना जाता है। आप लिखिएगा अगली लाइन में, खेजड़ी को संयुक्त अरब अमीरात, खेजड़ी को संयुक्त अरब अमीरात यूएई, तो खेजड़ी को संयुक्त अरब अमीरात का, संयुक्त अरब अमीरात का राष्ट्रीय वृक्ष, खेजड़ी को संयुक्त अरब अमीरात का राष्ट्रीय वृक्ष बनाया गया है। राष्ट्रीय वृक्ष बनाया गया है, जहां इसे गाफी या गाफ कहा जाता है, जहां इसे गाफी या गाफ, जहां इसे गाफी या गाफ कहा जाता है। लिख दिया यहां तक। इसके बाद साथ देखो नेक्स्ट लिखना है आपने को, ऐसे ही लिखना जैसे ये लिखा है कि खेजड़ी वृक्ष के फूल को क्या कहा जाता है? मीजर, फल को सांगरी, सूखने पर खोखा, और पत्तियों से जो चारा बनता है उसे लूम। लिख दो इसको एज इट इज। तो खेजड़ी वृक्ष के फूल, फल और पत्ती। हाँ जी, लिख दिया। तो ये तो आपने खेजड़ी वृक्ष के फूल को, फल को क्या क्या नाम दिए जाते हैं वो लिखा। और मीजर के नाम से कन्हैयालाल सेठिया जी की रचना भी है। क्या हुआ? क्या दिखा दो? खेजड़ी को पेड़ बिल्कुल आपकी तरह है, देखिएगा। तो खेजड़ी वृक्ष का फूल, फल और पत्तियों से जो चारा बनता है उसको लूम कह दिया गया। लूम बोलते हैं, बाकी लूंग भी लिखा गया है कई जगह, लूंग कहते हैं। चलो लूंग या लूम कहा जाता है। आप देखिएगा अपन बात करें, लिखो नेक्स्ट लाइन में, खेजड़ी पर
देखिएगा खेजड़ी वृक्ष पर या खेजड़ी पर 5 जून 1988 को, खेजड़ी वृक्ष पर 5 जून 1988 को 60 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया। 60 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया, 60 पैसे। तो 5 जून 1988 को खेजड़ी पर 60 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया। हाँ जी, लिख दिया। इसके पश्चात लिखिएगा विजयादशमी या दशहरे के पर्व पर, तो विजयादशमी या दशहरे के पर्व पर खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है। तो विजयादशमी या दशहरे के पर्व पर खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है। पूजा की जाती है। अब लिखिएगा नेक्स्ट, अगली लाइन में लिखो खेजड़ी वृक्ष, खेजड़ी वृक्ष परमार एवं प्रतिहार। तो खेजड़ी वृक्ष परमार एवं प्रतिहार राजवंश का, परमार एवं प्रतिहार राजवंश का आराध्य वृक्ष है। तो खेजड़ी परमार एवं प्रतिहार राजवंश का आराध्य वृक्ष है। बाकी के इनको भी एक्स्ट्रा को लिखना चाहते हो क्या? नहीं, लिख लो। वन संपदा में जुड़ा हुआ पार्ट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सुमेलित है, असुमेलित है, ऐसा क्वेश्चन आता है, लिख डालो। परमार राजवंश का प्रतिहार का खेजड़ी, हाड़ा का अशोक, नीम, पीपल और बरगद या वट वृक्ष। तो प्रमुख राजवंशों के जो आराध्य वृक्ष हैं इनको भी आपने साथ साथ लिख दिया है। आगे बढ़ जाऊं क्या? अब लिखिएगा इसमें नेक्स्ट, देखो यहां पर लिखो नेक्स्ट लाइन में, महाभारत काल में, महाभारत काल में अज्ञातवास के दौरान, महाभारत काल में अज्ञातवास के दौरान अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने खेजड़ी वृक्ष पर, खेजड़ी वृक्ष पर अपने अस्त्र एवं शस्त्रों को छिपाया था। खेजड़ी वृक्ष पर अपने अस्त्र एवं शस्त्रों को छिपाया था। लिख दिया। नेक्स्ट लिखिएगा,
बीकानेर रियासत के राज चिन्ह बीकानेर रियासत के राज चिन्ह माटों में बीकानेर रियासत के राज चिन्ह माटों में खेजड़ी वृक्ष को दर्शाया गया है। बीकानेर रियासत के राज चिन्ह माटों में खेजड़ी वृक्ष को दर्शाया गया। नेक्स्ट लिखिएगा, अगली लाइन में बोलूं क्या? देखो, खेजड़ी वृक्ष को नुकसान पहुंचाने वाले कवक और कीड़ा, कवक का नाम ग्लाइकोट्रेमा है, कीड़ा सेलेस्ट्रेना, बोर्ड पे देख के लिखेंगे। खेजड़ी वृक्ष को नुकसान पहुंचाने वाले, आगे लिख दो कवक और कीड़ा, दोनों के नाम लिखो बोर्ड पे देखकर। कवक रहेगी ग्लाइकोट्रेमा, कीड़ा रहेगा सेलेस्ट्रेना। तो खेजड़ी वृक्ष को नुकसान पहुंचाने वाले कवक एवं कीड़ा। हाँ जी, आगे बढ़े क्या? अब लिखिएगा इसमें छोटी शब्दावली वहीं के वहीं, ऑपरेशन खेजड़ा, ऑपरेशन खेजड़ा बोर्ड पे लिखा है। आगे 1991 1991 ईस्वी, तो ऑपरेशन खेजड़ा 1991 ईस्वी। लिख दिया? तो ऑपरेशन खेजड़ा 1991 ईस्वी। इसमें लिखिएगा, खेजड़ी वृक्ष को बचाने हेतु, खेजड़ी वृक्ष को बचाने हेतु चलाया गया अभियान, खेजड़ी वृक्ष को बचाने हेतु चलाया गया अभियान। तो खेजड़ी वृक्ष को बचाने हेतु चलाया गया अभियान क्या कहलाया बताओ? ऑपरेशन खेजड़ा। लिख दिया यहां तक? इसके पश्चात लिखिएगा नेक्स्ट लाइन में, खेजड़ी के प्राचीनतम वृक्ष, लिखो खेजड़ी के प्राचीनतम वृक्ष मांगलियावास अजमेर, खेजड़ी के प्राचीनतम वृक्ष मांगलियावास अजमेर, मांगलियावास अजमेर में पाए जाते हैं। तो सबसे प्राचीनतम वृक्ष है, तो खेजड़ी के प्राचीनतम वृक्ष मांगलियावास अजमेर में पाए जाते हैं, ये आपने लिखा है। इसके पश्चात देखिएगा नेक्स्ट, हाँ जी यहां तक लिखा सभी ने। नेक्स्ट लाइन में लिखो सभी अध्यापकगण, खेजड़ी को या खेजड़ी ऐसे लिखें, खेजड़ी वृक्ष शुष्क कटीले वन, खेजड़ी वृक्ष शुष्क कटीले वन या जीरोफाइट या मरुद्भिद वनस्पति का उदाहरण है। खेजड़ी वृक्ष शुष्क कटीले वन या जीरोफाइट या मरुद्भिद वनस्पति का उदाहरण, या मरुद्भिद वनस्पति का उदाहरण। लिख दिया? या मरुद्भिद वनस्पति का उदाहरण। आगे बढ़े।
तो जीरोफाइट या मरुस्थलीय, जो मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, शुष्क कटिले वन, उनका एग्जाम्पल है। अब लिखिएगा नेक्स्ट लाइन में, काजरी के वैज्ञानिकों द्वारा अनुसंधान केंद्र दे रखे, पहले भी पढ़ के आ चुके हो, मैं भी लिखा दूंगा आगे। तो लिखो, काजरी के वैज्ञानिकों द्वारा खेजड़ी की तैयार की गई कांटे रहित किस्म, काजरी के वैज्ञानिकों द्वारा खेजड़ी की तैयार की गई कांटे रहित किस्म। तो खेजड़ी के वैज्ञानिकों द्वारा काजरी के वैज्ञानिकों द्वारा खेजड़ी की कांटे रहित जो किस्म तैयार की गई है वो कौन सी है? थार सोवा। लिख दिया। कांटे रहित, जिसमें कांटे नहीं होते हैं, एक तो कांटे सहित और एक कांटे रहित, बिना कांटों के। एक बालुका स्तूप मुक्त क्षेत्र और बालुका स्तूप युक्त क्षेत्र, 41.5 और 58.5 या 50 पढ़ के आए हो। आप सुनिएगा, अपन बात करें यहाँ पर खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए। देखो, पोलावास कहाँ पे है? नागौर, जहाँ बूचोजी नाम के व्यक्ति के द्वारा वनों की रक्षा हेतु अपने प्राणोत्सर्ग किया गया, बलिदान दिया गया। और एक गांव आता है आपके, कौन सा? रामासड़ी, जोधपुर में, जहाँ कर्मा और गोरा नामक दो बिश्नोई महिलाओं के द्वारा खेजड़ी वृक्षों की रक्षा हेतु अपने प्राणों का बलिदान दिया गया। अब वन संपदा जब पढ़ा जाता है, वनस्पति टॉपिक जब पढ़ा जाता है, तो वनों से संबंधित आंदोलन भारत में 3 और राजस्थान में भी 3 पढ़े जाते हैं। तो उसमें से एक आता है खेजड़ी गांव आंदोलन। आप सभी को पता है, इतिहास में और भी अच्छे से आप पढ़े हो, कई सारी बातें हैं। तो इसको लिख दो जैसे ये लिखा हुआ है, याद हो जाना चाहिए, दोबारा पढ़ने की इसको आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। 2-3 बार तो लिख दिए आप इसको। खेजड़ी गांव आंदोलन नेतृत्व करता अमृता देवी बिश्नोई जी हैं। 28 अगस्त 1730। कई सारी बातें हैं जो आपको दिखाई दे रही हैं, लिख दो। कई को तो लग रहा था कि आया था तब आधे घंटे तक बातें की थी। तो कल लास्ट क्लास रहेगी सामान्य ज्ञान की। 2 दिन के लिए बुलाया था आपने, वो तो कर दिए, नहीं तो एक ही हो जाता। मेरे को जो 2 टॉपिक देके वॉइस भेजा गया है वही मैं पढ़ा रहा हूँ। नहीं, इच्छा होगी वो नहीं पढ़ाऊंगा, जो आपके सिलेबस में वो पढ़ाऊंगा। इच्छा में तो बहुत कुछ है, इच्छा तो यही है कि नहीं पढ़ाऊं, क्योंकि जीवन में सबसे कठिन काम कौन सा है? पढ़ाई। और जिस दिन आपका पढ़ाई में इंटरेस्ट जाग गया, तो देखो कितनी भी देवियां हैं अपने, उनमें सरस्वती माँ का आह्वान अगर आपने अच्छे से किया है तो ये 6-7 महीने में अपना रिजल्ट दे देगी, तुरंत अपना रिटर्न वापस दे देगी। बाकी क्या, आप लक्ष्मी माता जी की प्रसन्नता करने के लिए 4 पीढ़ियां तो क्या 40 पीढ़ियां भी गुजर जाएं तो भी प्रसन्न ना हो, तो सरस्वती माँ को प्रसन्न करो ताकि सारी देवियां प्रसन्न होती चली जाएं। लिखिएगा। मैं तो फिलहाल आपको प्रसन्न कर लेता हूं ताकि आप 2-4 लाइन लिख लो। इसके बाद कौन से सब्जेक्ट की क्लास है? आईसीटी। क्या होता है आईसीटी? इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। कौन से सर पढ़ा रहे हैं आपको आईसीटी? चैतन्य सर। चलो, अच्छी बात है। लिख दिया क्या? तो इसमें लिखा हुआ है कि भाद्र शुक्ल दशमी को या दशहरे के पर्व पर यहाँ पर प्रतिवर्ष मेले का आयोजन होता है। आपको कुल शहीद व्यक्ति तक ही लिखना है, उसके बाद मैं बोलूंगा तब लिखना है। लिख दिया? तो वो ताहती लिखा ना था, बाकी तो काम की बातें यही है, लिख दो, कोई बात नहीं।
तो आपको पता है कि मेले का आयोजन होता है प्रतिवर्ष, और शहीदों की याद में 3 जून 2021 को शहीद स्मारक की स्थापना की गई। लिख दो इसको, फिर आगे बढ़े। आवाज नहीं करें, इसको बंद कर दो अगर चालू किया है तो। कोई बात नहीं, दूसरी चटकनी दबा के देख लो, कोई ना कोई तो इसकी भी होगी। हो गया वैसे बंद। लिख दिया? लिख दो इसको। अच्छा, आप में से ऐसा कौन से अध्यापक गण है जो दूसरी बार ग्रेड 3 की परीक्षा दे रहे हैं? चलो, तीसरी बार मत देना, दूसरी बार में ही नंबर ले लेना। जो पहली बार दे रहे हैं वो हाथ खड़े करने की आवश्यकता नहीं है। चलो, आपके मन में रह जाएगी, करो पहली वाले हाथ खड़ा करो, पहली बार जो दे रहे हैं। अब नहीं करेंगे, अभी तो रोक दिया। आग लागी। आवाज मत करो, आवाज एक बार देखना इसको जाके। इधर से नहीं चलता। कौन सा बटन दबा दिए? हो गया, बंद हो गया। देखो, जब हम पढ़ा करते थे, हॉस्टल में रहते थे, तो कूलर का स्विच का जो कनेक्शन था वो नीचे से ही था, डक्टिंग जो होती। तो उस हॉस्टल के मालिक ने चला दिया, और सुबह ठंड लगी तो साथ वाले दोस्त ने कहा ठंड लग रही है, मैंने भाई कंबल ओढ़ ले। तो 3-4 जने साथ रहते थे, तो वो क्या परेशान ज्यादा हो गया, ठंड नहीं रुक रही, फीवर आ रखा था उसको। उसने प्लास्टिक की बाल्टी में पानी लिया और कूलर की मोटर के ऊपर डाला, जैसे तैसे, उसने पता नहीं कैसे डाला। उसके बाद कूलर ने हवा देना बंद कर दिया। तो ऐसा आप मत करना, लाइट आ सकती है, और कूलर वगैरह का जो मौसम है मोस्टली अब जा चुका है लगभग, क्योंकि पंखे की हवा में सुबह तक क्या लगने लगती है? ठंड लगने लगती है। अच्छा, आप में से ऐसे लोग वो हाथ खड़ा करो जो पहली बार जब जयपुर आए, पर लाइन पूरी सुना करो। पहली बार जब जयपुर आए तो यहाँ आके लगा कि पता नहीं कहाँ आ गए, घर वालों की याद में रोए भी हों 2-4 दिन। हाँ, आपको तो याद क्यों ही आएगी, आप तो चाहते ही थे घर से कब निकले हैं, मौका जो मिल गया आपको तो। चलो कोई बात नहीं, आ जाओ खेजड़ी पर वापस आओ। लिखिएगा राजस्थान में खेजड़ी सर्वाधिक है। खेजड़ी राजस्थान में सर्वाधिक, क्षेत्र के अनुसार और जिले के अनुसार। तो लिखो राजस्थान में खेजड़ी सर्वाधिक, नोट करिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। तो राजस्थान में खेजड़ी सर्वाधिक, क्षेत्र तो रहेगा शेखावाटी, जिला रहेगा नागौर। वर्तमान में उससे अलग होकर बना है एक डेढ़वाना कुचामन। लिख दिया? तो ये तो पहले भी पढ़ा है, इसमें कुछ नया पढ़ा क्या? खेजड़ी में आपने कुछ नहीं पढ़ा ना, बस वही था। अगर मैं नहीं लिखा था, कह के चला जाता कि ये ऐसे वहां पढ़ा, ये वहां पढ़ा, बोले पढ़ा के नहीं गया। लिखो, खेजड़ी वृक्ष की रक्षा है तो, खेजड़ी वृक्ष की रक्षा है तो अपने प्राणों का बलिदान, खेजड़ी वृक्ष की रक्षा है तो अपने प्राणों का बलिदान देने वाली, अपने प्राणों का बलिदान देने वाली अमृता देवी बिश्नोई, अमृता देवी बिश्नोई जी
की याद में पुरस्कार प्रदान किया जाता है। कुछ नहीं, अमृता देवी जी की याद में पुरस्कार प्रदान किया जाता है, वो लिख दो अमृता देवी पुरस्कार। ये है रिपीट। तो खेजड़ी वृक्ष का बस लिखाया है आपकी मन की संतुष्टि के भाव के लिए पूरी लाइन, बाकी कोई मतलब नहीं था। कि खेजड़ी वृक्षों की रक्षा हेतु अपने प्राणों का बलिदान देने वाली अमृता देवी जी की याद में पुरस्कार प्रारंभ किया गया या दिया जाता है, प्रदान किया जाता है। लिख दो अमृता देवी पुरस्कार। इसलिए मैं कहता हूं कि थ्योरी पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, बट सेलेक्टिव मैटर उसमें से उठा के आपको पढ़ना है। शॉर्ट नोट्स बनाना आपको आना चाहिए, ताकि पेपर से 2 दिन पहले भी आप सिलेबस का रिवाइज या उसका रिवीजन कर सको अच्छे से। शॉर्ट में लिख डालो। लिख दिया? आप देखिएगा यहाँ पर सभी बोर्ड पर लिख दो। तो गंगाराम बिश्नोई जी पाली के थे, जोधपुर में इनका कोई स्मृति स्थल बना हुआ है, थे ये पाली के, ठीक, स्मारक बनाया हुआ है जोधपुर में, बाकी जन्म इनका पाली। क्या वर्तमान वाले वो आप अपडेट करते रहिएगा, हमने भूगोल के अनुसार पढ़ा दिया। अधिक जानकारी के लिए घर जाके किताबों से संपर्क करें। धन्यवाद। देखिएगा यहां तक लिखो खेजड़ी वृक्ष के नीचे, लिखिएगा खेजड़ी वृक्ष के नीचे लोक देवता गोगाजी, खेजड़ी वृक्ष के नीचे लोक देवता गोगाजी कोमा झुंझाड़ जी एवं शीतला माता के थान बनाए जाते हैं। खेजड़ी वृक्ष के नीचे लोक देवता गोगाजी कोमा झुंझाड़ जी एवं शीतला माता के थान बनाए जाते हैं। तो लोक देवता गोगाजी कोमा झुंझाड़ जी एवं शीतला माता के थान बनाए जाते हैं।
लिख दिया। आप देखिएगा, अपन बात करें यहां पर, ये तो पढ़ा आपने खेजड़ी, राज्य वृक्ष को पढ़ा है। एक रोहिड़ा का वृक्ष होता है जिसके फूल को राज्य पुष्प का दर्जा दिया गया, पलाश नहीं, रोहिड़ा। और रोहिड़ा का जो वैज्ञानिक नाम या वानस्पतिक नाम है वह है टिकोमेला एंडुलेटा। सबसे ज्यादा रोहिड़ा का वृक्ष पाया जाता है जोधपुर। और रोहिड़ा को कहा जाता है मरु सागवान या मरुस्थल का सागवान, और राजस्थान की शोभा या रेगिस्तान की शोभा के नाम से। थार शोभा तो खेजड़ी की कांटे रहित किस्म है। मरु शोभा या थार शोभा के नाम से किसे जाना जाता है? रोहिड़ा। रोहिड़ा की लकड़ी का उपयोग फर्नीचर के निर्माण में काम में लिया जाता है, तो इमारती लकड़ी के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, ये अपने को याद रखना है। और रोहिड़ा के जो लकड़ी है उससे फर्नीचर तो बनता ही है। मरुस्थल का सागवान, सागवान जो एक वृक्ष होता है दक्षिणी राजस्थान में सबसे ज्यादा पाया जाता है, सीता माता अभ्यारण्य में सर्वाधिक देखने को मिलता है। सागवान का जो वृक्ष उसका वैज्ञानिक नाम होता है टेक्टोना ग्रैंडिस, और उसकी लकड़ी कठोर होती है, इमारती लकड़ी के रूप में काम में लिया जाता है, और पश्चिमी राजस्थान में काम आता है अपने रोहिड़ा उसी की तरह पर। तो इसलिए मरुस्थल का सागवान कहा जाता है। कौन से वृक्ष को बताओ? रोहिड़ा के वृक्ष को कहा जाता है। रोहिड़ा का जो वृक्ष है इसकी लकड़ी का उपयोग फर्नीचर और बंदूक की जो बट बनती है, पीछे का जो हिस्सा होता है गन का, वो बनाया जाता है। रोहिड़ा के वृक्ष को एक जरबिल प्रजाति का चूहा नुकसान पहुंचाता है। कौन सी प्रजाति का? जरबिल प्रजाति का जो चूहा है वो उसको कुतर करके नुकसान पहुंचाता है। तो इसमें लिखिएगा रोहिड़ा वृक्ष। तो रोहिड़ा वृक्ष लिख दो, फिर लिखेंगे रोहिड़ा वृक्ष में लिखिएगा सबसे पहले वैज्ञानिक नाम। तो रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम क्या रहेगा? टिकोमेला एंडुलेटा या उंडुलता भी लिखा जाता है। और इस वृक्ष के पुष्प को, तो इस राज्य रोहिड़ा का वृक्ष नहीं होता क्या? तो पुष्प फूल किस पे खिलता है? छत पे? माटी में खिलता है क्या? रोहिड़ा के वृक्ष का ही तो नाम है, रोहिड़ा के पुष्प का नाम लिख रहे हो क्या टिकोमेला एंडुलेटा? तो रोहिड़ा का वृक्ष लिखा है मैंने, अब लिख रहा हूं मैं राज्य पुष्प का दर्जा है इसके, या रोहिड़ा के वृक्ष के फूल को, रोहिड़ा के फूल को राज्य पुष्प का दर्जा दिया है। रोहिड़ा को नहीं दिया, रोहिड़ा के पुष्प को दिया है भाई। तो देखो राज्य पुष्प का दर्जा, भगवान भला करे आपका। यह दिया गया था मई 1983 या फिर 1983 लिख देना। पुष्प और वृक्ष दोनों 1983 में रहेंगे। 31 अक्टूबर ही माना जाता है, पर ईयर लिख देना आप केवल 1983। तो रोहिड़ा का जो वृक्ष है उसको मैंने राज्य वृक्ष नहीं बताया, राज्य पुष्प का दर्जा दिया है रोहिड़ा के फूल को। अब देखिएगा सर्वाधिक पाया जाता है रोहिड़ा जोधपुर। इसके पश्चात लिखेंगे इसके उपनाम। तो इसको कहा जाता है मरुस्थल की शोभा। तो मरुस्थल की शोभा या मरु शोभा, एक कहा जाता है इसको रोहिड़ा को मरु सागवान या मरु टीक, मरु टीक के नाम से जाना जाता है। अब लिखेंगे इसमें विशेष, विशेष।
हाँ जी, लिख दिया। लिखिएगा। तो रोइडा का जो पुष्प होता है उसको राज्य पुष्प का दर्जा दिया है, रोइडा वृक्ष के फूल को, तो राज्य पुष्प भी लिखा जा सकता है। तो इसमें एक दो लाइन लिखेंगे अपन। हाँ जी, विशेष तक सभी अध्यापक गण लिख लिया हो क्या? ऐसे परेशान मत हो, कल कल की बात और है, आज आज और कल कल की बात है, परेशान मत हो। परेशान तो नहीं हो गए? पढ़ाया ही क्या है जो परेशान हो जाओगे आप? वही पढ़ा रहा हूं जो आपको आता है। लिखो, रोइडा के वृक्ष की लकड़ी का उपयोग, रोइडा के वृक्ष की लकड़ी का उपयोग फर्नीचर के निर्माण में, रोइडा के वृक्ष की लकड़ी का उपयोग फर्नीचर के निर्माण में अथवा उपयोग फर्नीचर के निर्माण में अथवा इमारती लकड़ी के रूप में किया जाता है, अथवा इमारती लकड़ी के रूप में किया जाता है। इमारती लकड़ी के रूप में किया जाता है। नोट कर लिया? आगे बढ़े। तो देखो, ये चूहों की प्रजातियां होती है, तो उसमें एक जरविल प्रजाति का चूहा है जो इसको नुकसान पहुंचाता है। कौन से वृक्ष को? रोइडा के वृक्ष को। तो इसमें लिखिएगा, रोइडा के वृक्ष को जरविल प्रजाति का चूहा नुकसान पहुंचाता है। तो रोइडा के वृक्ष को जरविल प्रजाति का चूहा नुकसान पहुंचाता है। जरविल प्रजाति का चूहा नुकसान पहुंचाता है। लिख दिया? इसके पश्चात लिखिएगा नेक्स्ट, रोहिड़ा के वृक्ष की लकड़ी से, रोहिड़ा के वृक्ष की लकड़ी से बंदूक की बट, जो लकड़ियों का हिस्सा लगा रहता है उसमें बंदूक की बट का निर्माण किया जाता है। बंदूक की बट का निर्माण किया जाता है। बंदूक की बट का निर्माण किया जाता है। तो राज्य पुष्प हो गया, राज्य वृक्ष हो गया, वनस्पति वाला फैक्ट कंप्लीट हुआ। अब एक आता है राज्य पक्षी। तो राज्य पक्षी है अपना शुक्र गोडावणी बोला है। तो कौन सा है? गोडावण। गोडावण का वैज्ञानिक नाम क्या है? आइडियोटिस नाइग्रीसेप्स। और गोडावण जो पक्षी है इसके अन्य नाम भी आते हैं। इसको ग्रेट इंडियन मस्टर्ड कहा जाता है। शर्मिला भी है आपकी तरह। और चलो, मैं खुश हो गया कि आप सभी को ये आता है। तो सभी अध्यापकगण तीसरे नंबर पर हेडिंग लगा दो, राज्य पक्षी, स्टेट वर्ड। तो थर्ड नंबर पे हेडिंग लगाइएगा राज्य पक्षी। तो राज्य पक्षी कौन सा रहेगा? गोडावण। तो गोडावण का सबसे पहले तो लिखो वैज्ञानिक नाम। तो इसका वैज्ञानिक नाम आ गया आइडियोटिस नाइग्रीसेप्स। तो आइडियोटिस नाइग्रीसेप्स इसका वैज्ञानिक नाम है।
तो राज्य पक्षी का वैज्ञानिक नाम आर्डियोटिस नेग्रिसेस। इसको राज्य पक्षी का दर्जा कब दिया गया? मई 1981। ज्यादा लिखना चाहते हो तो 22 मई 1981। इसके बाद साल लिखिएगा नेक्स्ट। घोड़ावण के अन्य नाम, तो इसमें लिखो गुधनमेर, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इसके अलावा लिखिएगा नेक्स्ट शर्मिला पक्षी, तुकदार पक्षी, हुकना पक्षी, हुकना पक्षी, गुदनमेर, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, शर्मिला पक्षी, तुकदार पक्षी और हुकना पक्षी। नोट करिएगा। यहां तक लिखा। सांकलिया गांव आता है अजमेर, सोरसन 12 और जोधपुर पश्चिमी राजस्थान। इसके अलावा आपके राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर बाड़मेर, मुख्यतः जैसलमेर 1900 वर्ग किलोमीटर, वहां पर यह सर्वाधिक देखने को मिलता है। और घोड़ावण जो पक्षी है, इसका जो आपके प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है, एक तो जैसलमेर में भी है, बट एक जू या चिड़ियाघर या जंतुआलय आता है जोधपुर जंतुआलय। कौन सा आता है? जोधपुर जंतुआलय। और इसके अलावा जैसलमेर वाले हिस्से में हैचिंग सेंटर, कृत्रिम हैचिंग सेंटर, जहां पर कृत्रिम रूप से और इनको तैयार किया जा रहा है। तो घोड़ावण पक्षी जो है एक शर्मिला पक्षी, शर्मिले स्वभाव का होता है। हाई टेंशन की जो लाइन है, क्योंकि आपको पता है सौर ऊर्जा सबसे ज्यादा कहां पे बताओ? पश्चिमी राजस्थान। विंड एनर्जी जैसलमेर, जोधपुर जैसलमेर वाला हिस्सा हो गया। तो वहां पर जो पंखे हैं विंड एनर्जी के, उनसे टकरा करके इनकी मौत हो रही है। और बड़ी बड़ी जो हाई टेंशन की जो लाइनें जा रही हैं लाइट की, उनसे टकरा करके जैसे तैसे इनकी मौत हो रही है। शिकारियों के द्वारा शिकार किया जा रहा है इनका। आखेट जो वन्य जीवों का शिकार कहलाता है। तो काफी सारी चीजें हैं घोड़ावण को लेकर के। और घोड़ावण से आपको याद आ जाना चाहिए कि सबसे पश्चिमी जो जिला जैसलमेर है, जब उसके आपने शुभंकर पढ़े तो जैसलमेर जिले का शुभंकर के रूप में किसे बनाया गया बताओ? घोड़ावण, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। और एक इंडियन आता है सबसे पूर्वी जिला धौलपुर, पचीरा को बोलते हैं इंडियन स्कीमर। क्या बोलते हैं? इंडियन स्कीमर। तो इसमें लिखिएगा नेक्स्ट विस्तार। विस्तार का मीनिंग है सर्वाधिक। लिखो पहले, सर्वाधिक कहां पाया जाता है? तो सर्वाधिक में लिखिएगा। लिखाऊं या कल लिखाऊं? चलो तो सुनो तो आप। चलो बातें कर लेता हूं मैं आपसे थोड़ी। लिखो सर्वाधिक में जोधपुर। पढ़ाई की तो बातें करनी है। लिखो जोधपुर, कोमा जैसलमेर, जोधपुर जैसलमेर, सांकलिया अजमेर। जोधपुर जैसलमेर के अलावा लिखो सांकलिया। सांकलिया कहां पे आएगा? सोरसन कहां पे आ जाएगा? तो सोरसन आ गया 12। और पश्चिमी राजस्थान लिख देना भले, यहां पर इसकी उपस्थिति पाई जाती है। नेक्स्ट लिखो घोड़ावण प्रजनन केंद्र। कल चलो आप भी क्या याद रखोगे? लिखो घोड़ावण प्रजनन केंद्र। तो घोड़ावण प्रजनन केंद्र एक तो जोधपुर जंतुआलय,
जोधपुर जंतु आयल है, एक लिख देना इसमें जैसलमेर। और बाकी कल आपका जो ये सामान्य ज्ञान के जो 2 टॉपिक दिए हैं इनको सुलटा देंगे, कल पूरा करा देंगे, सुलटाएंगे नहीं। उद्योग मेरे को नहीं दिए, उद्योग इकोनॉमिक्स में करवाए जाएंगे आपको, या फिर ज्योग्राफी वाले सर कराएंगे। मैं सामान्य ज्ञान पढ़ाता हूँ तो सामान्य ज्ञान दिया गया है मेरे को। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।